कर दिया था, लेकिन उसने सभी मोटल्स को छोड़ दिया था क्योंकि इस सब में उनका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे मास्टर फूजियन ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए खुद ही अपने बचे हुए लोगों की जान ले ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मास्टर फूजियन वांग लिन का मुकाबला नहीं कर पाया था और वांग लिन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। और हराने के बाद जब वांग लिन उसकी जान लेने वाला था तो अचानक ही मास्टर फूजियन को बचाने के लिए वहाँ पे कोई आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक खास जगह पे लॉर्ड मैसेंजर ने जाओ किंगडम के सभी नेशन रियलम के कल्टीवेटर्स और सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की एक मीटिंग बुला रखी थी, जिसमें पूरे जाओ किंगडम के अलग अलग क्लैन के काफी सारे लोग आए हुए थे और वो सभी लॉर्ड मैसेंजर को देखते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सीरीज के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। असल में यहाँ पे हर एक किंगडम की अपनी एक रैंकिंग होती है और हर एक किंगडम का अपना एक मैसेंजर भी होता है, जिसे आप किंगडम का गार्डियन भी कह सकते हैं। और जाओ किंगडम का गार्डियन था लॉर्ड मैसेंजर, जिसने आज से पूरे 400 साल पहले एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था अपने किंगडम की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। और उसी प्लान को पूरा करने के लिए लॉर्ड मैसेंजर ने अपने जाओ किंगडम के सभी पावरफुल क्लैंस को यहाँ पे बुला रखा था। वो वहाँ पे उन सभी लोगों से कहते हैं कि न जाने पिछले कितने हजारों सालों से हमारा ये जाओ किंगडम थर्ड लेवल पे ही आके रुक गया है, क्योंकि पिछले हजारों सालों में आज तक किसी ने भी हमारे जाओ किंगडम में से गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया। हालांकि हमारी आने वाली नई जनरेशन के डिसेबल्स काफी ज्यादा टैलेंटेड निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सब का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। बाकी किंगडम्स हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, पर मेरे पास एक ऐसा गॉड मेकिंग प्लान है जिसे अगर हम लोग अपने जाओ किंगडम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जाओ किंगडम बहुत ही जल्द 4th लेवल में प्रमोट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे जाओ किंगडम से काफी सारे गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स निकलेंगे। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी क्लैन के मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन सभी के बीच में वहाँ पे खुसर फुसर भी शुरू हो चुकी थी। और तभी जुआन डाउ सेट का मास्टर लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट करके वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, लॉर्ड मैसेंजर क्या आप हमें उस गॉड मेकिंग प्लान के बारे में बता सकते हैं? मास्टर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि गॉड मेकिंग प्लान को पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को अपने जाओ किंगडम के सभी मोटल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग करना होगा और उनकी मदद से खास स्पिरिचुअल रिवर भी बनानी होगी, ताकि उन स्पिरिचुअल रूट्स की एनर्जी हमारे जाओ किंगडम के उन टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को मिल सके जिनके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और उन इमोर्टल की स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही जल्द उन लोगों को गॉड रियलम तक ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी क्लैन मास्टर्स वहाँ पे सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि लॉर्ड मैसेंजर उन्हें जो करने के लिए कह रहे थे वो कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग इस फैसले को लेकर आपस में बातें करने लगे थे, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मास्टर्स सिवाय मास्टर फूजियन के इस फैसले के खिलाफ ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो अपने जाओ किंगडम को प्रमोट करवाने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से कहते हैं कि मैं इसके बारे में पहले से ही फैसला ले चुका हूँ और आज तुम लोगों को यहाँ पे बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि तुम सभी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे कल्टीवेटर्स का नाम सजेस्ट कर सको जो कि आगे चलकर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के काबिल हैं। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन वहाँ पे हिम्मत जुटाकर लॉर्ड मैसेंजर की बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, लॉर्ड मैसेंजर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर हम लोग सभी मोटल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग कर देते हैं तो फ्यूचर में हमारे जाओ किंगडम में कोई भी नया इमोर्टल कल्टीवेटर जन्म नहीं लेगा, जिसका नुकसान आगे चलकर हमारे जाओ किंगडम का ही होगा। इसलिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने इस प्लान के बारे में एक बार और सोचिए। और मास्टर जुआन के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी क्लैन मास्टर्स भी वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को यही कहने लगे थे, जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने अचानक ही वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग खिसकते हुए वहाँ पे पीछे होने लगे थे। लेकिन तभी मास्टर फूजियन जल्दी से आगे आकर लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे शांत करवाते हुए उनसे कहता है, प्लीज शांत हो जाइए। और ये कहकर मास्टर फूजियन वहाँ पे मास्टर जुआन और बाकी सभी से कहता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड मैसेंजर को नहीं बल्कि तुम लोगों को एक बार और सोचने की जरूरत है। इस गॉड मेकिंग प्लान के चलते हमारा जाओ किंगडम एक अलग ही ऊंचाइयों पे चला जाएगा, और अगर एक बार हमारा ये गॉड मेकिंग प्लान पूरा हो गया उसके बाद हम लोग उन सभी मोटल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को वापस उनकी बॉडीज के अंदर भेज देंगे। तुम लोग ऐसा समझ लो कि हम लोग बस थोड़ी देर के लिए अपने किंगडम को 4th लेवल में प्रमोट करवाने के लिए उन सभी मोटल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को उतार लेंगे। मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे, जबकि मास्टर फूजियन वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, लॉर्ड मैसेंजर मेरी टैंग फैमिली जाओ किंगडम की सबसे बड़ी कल्टीवेशन फैमिली है और मेरी टैंग फैमिली में काफी सारे टैलेंटेड डिसेबल्स भी मौजूद है जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने का दम रखते हैं। और मेरी टैंग फैमिली अपनी बाकी सभी फैमिलीज के साथ मिलकर बहुत ही जल्द स्पिरिचुअल फैंस को पूरे जाओ किंगडम में फैला देंगी, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस गॉड मेकिंग प्लान को शुरू कर सकें। और क्योंकि मेरी टैंग फैमिली जाओ किंगडम की सबसे बड़ी कल्टीवेशन फैमिली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस गॉड मेकिंग प्लान का लीडर मेरी टैंग फैमिली को ही बना दें। मेरी टैंग फैमिली इस गॉड मेकिंग प्लान की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही इजीली उठा लेगी। मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो वहाँ पे अपने पास एक जेटलिस्ट मैन को बाहर निकाल कर उसे मास्टर फूजियन की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम इस जेटलिस्ट
एक्समैन का इस्तेमाल करते हुए सारी तैयारियां कर सकते हो और उसी के साथ साथ उन मॉडल्स की बॉडी से उन स्पेशल रूट्स को भी अलग कर सकते हो। और जब तुम्हारी टैंक फैमिली ने सारी तैयारियां पूरी कर दी तो उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हारी टैंक फैमिली में से ही उस लकी कल्टीवेटर को चुनूंगा जो कि हमारे जाओ किंगडम का सबसे पहला गोड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर बनेगा। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था और उसी के साथ मास्टर फूजियन वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को यकीन दिलाते हुए कहता है, क्या फिक्र मत करे, मेरी टैंक फैमिली इस मिशन को बहुत जल्दी पूरा कर लेगी। वहीं लॉर्ड मैसेंजर मास्टर जुआन की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, जुआन देन जी, तुम्हारा जुआन डाउ सेक्ट हर बार की तरह इस बार भी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा पीछे रहा है, इसलिए अब से जाओ किंगडम की नई लीडर टैंक फैमिली है और तुम्हारे जुआन डाउ सेक्ट को टैंक फैमिली के अंदर रहकर ही काम करना होगा। तुम्हें टैंक फैमिली को हर एक वो चीज प्रोवाइड करनी होगी जिसकी उन्हें जरूरत होगी और अगर टैंक फैमिली पे या फूजियन के ऊपर कोई खतरा आता है तो उससे भी तुम्हें फूजियन की रक्षा करनी होगी। लॉर्ड मैसेंजर का ये फैसला सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन को ना चाहते हुए भी उनकी ये बात माननी पड़ी थी और लॉर्ड मैसेंजर की उसी बात को पूरा करने के लिए आज 400 सालों बाद मास्टर जुआन वहाँ पे मास्टर फूजियन की मदद करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अचानक ही वहाँ पे मास्टर फूजियन के सामने आते हुए वांगलिन के अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। वहीं मास्टर जुआन को बीच में आते हुए देखकर मास्टर फूजियन उससे कहता है, ब्रदर जुआन, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो लॉर्ड मैसेंजर उसकी बातों में भी जिंदा नहीं छोड़ते। मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर मास्टर जुआन, जो कि नेसेंस रियलम के कल्टीवेटर थे, वो कोल्ड टोन में मास्टर फूजियन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं लॉर्ड मैसेंजर के उस फैसले में बंदा नहीं होता तो मैं यहाँ पे तुम्हारी टैंक फैमिली को बचाने के लिए आता, बल्कि मैं तो खुद ही तुम्हारी टैंक फैमिली को खत्म कर देता। लेकिन अभी मास्टर जुआन वहाँ पे मास्टर फूजियन से ये सब कह ही रहे थे कि तभी वांगलिन कोल्ड टोन में मास्टर जुआन से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इस फूजियन को मुझसे बचा सकते हो? ऐसा करके तुम अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन की नजर भी वहाँ पे वांगलिन की तरफ चली जाती है और जब वो वांगलिन को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो भी पहले वांगलिन को देख चुके थे। जब पिछली बार वांगलिन ने मास्टर फूजियन को मारने की कोशिश की थी उस समय मास्टर जुआन भी वहीं पे थे, इसलिए उन्होंने वांगलिन को देखते ही उसे वहाँ पे पहचान लिया था और वो हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये वाकई तुम हो? और ये कहकर मास्टर जुआन वहाँ पे खुद ही हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा ये लड़का इन बीते 400 सालों में इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन अभी मास्टर जुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जो देखकर मास्टर जुआन ने भी जल्दी से अपने डिवाइन ट्रायर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, जिसने वांगलिन के अटैक को वहाँ पे काफी हद तक रोक लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं मास्टर जुआन ने अपने नेसेंस रियलम की पावर्स को सीधा अपने उसी डिवाइन ट्रायर के अंदर ही डाल दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस डिवाइन वेपन की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो वहाँ पे वांगलिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा वहाँ पे वांगलिन के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिससे वांगलिन भी इधर उधर भागते हुए वहाँ पे उससे बचने लगा था। लेकिन वो डिवाइन वेपन तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने उस डिवाइन वेपन का मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लैग की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे 4 ब्लैक थंडर ड्रैगन्स को भी समन कर लिया था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे मास्टर जुआन के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुके थे। वहीं वांगलिन के थंडर ड्रैगन्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर जुआन ने भी वहाँ पे अपनी नेसेंस रियलम की खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल मार्शल बॉडी को वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ी दिखाई दे रही थी। और अपनी उस स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली वांगलिन के थंडर ड्रैगन को भी पकड़ लिया था, जो देखकर वांगलिन भी अचानक ही वहाँ पे अपने थंडर ड्रैगन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा होते ही उन थंडर ड्रैगन्स ने वहाँ पे चारों तरफ से मास्टर जुआन की स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पे अपने अंदर जकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने उनमें से एक थंडर ड्रैगन को गले से पकड़ते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था और इसका सीधा सीधा असर वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के ऊपर हुआ था। पर ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अब वांगलिन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वांगलिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन की उस जेंट स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जुआन भी वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से मास्टर जुआन की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके मुंह से और आंखों से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वांगलिन कोल्ड टोन में मास्टर जुआन से कहता है, तो तुम अभी तक भी नहीं मरे, पर कोई बात नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। और ये कहकर वांगलिन अपने सोल सी रियलम के अंदर अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा को अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ मर्ज करने लगा था और जैसे ही वांगलिन का डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा वहाँ पे पूरी तरह से उसकी फ्लाइंग सोर्ड के साथ मर्ज हो जाता है तो वांगलिन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फ्लाइंग सोर्ड की मदद से दोबारा वहाँ पे मास्टर जुआन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मास्टर जुआन ने भी दोबारा वहाँ पे अपने उसी डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसने काफी हद तक वांगलिन के अटैक को रोक भी दिया था। जो देखकर वांगलिन वहाँ पे मास्टर जुआन की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर जुआन, मानना पड़ेगा आप वाकई जाओ किंगडम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हैं, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरे इस अटैक को कब तक संभाल पाते हैं। और ये कहकर वांगलिन ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था,
था, जिसके चलते हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ मास्टर ज़ुआन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और वो वहाँ पे खुद से ही कहते हैं कि इन बीते 400 सालों में उस एंशिएंट गॉड टावर के लॉर्ड मैसेंजर ने जबरदस्ती मुझसे मॉर्टल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग करवाया और मुझसे जबरदस्ती हर एक वो काम करवाया जो कि मैं कभी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं उसकी बात ना मानता तो वो मेरे पूरे ज़ुआन डाउ सेट को खत्म कर देता। पर काश मैंने लॉर्ड मैसेंजर की बात ना मानी होती। आज हमारा ज़ाओ किंगडम कल्टीवेशन के मामले में बाकी सभी किंगडम से बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने लॉर्ड मैसेंजर की बात मानते हुए सभी मॉर्टल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग कर दिया था, जिसके चलते अब तक किसी भी नए मॉर्टल कल्टीवेटर ने हमारी ज़ाओ किंगडम में जन्म नहीं लिया। पर इस सब के बावजूद भी अभी तक भी मुझे टैंग फैमिली की ही मदद करनी पड़ रही है, जिनका ज़ाओ किंगडम की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है। पर अभी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान के बीचों बीच वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जेंट स्पिरिचुअल हैंड ने बाहर निकलते हुए वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड को वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर वहाँ पे वांग लिन के साथ साथ मास्टर ज़ुआन और मास्टर फू जियान को भी झटका लगता है। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड मैसेंजर की, जिसके आते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने ऑलमोस्ट मास्टर ज़ुआन को भी हरा दिया था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे मास्टर ज़ुआन की जान बचाने के लिए लॉर्ड मैसेंजर वहां पे आ चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ लॉर्ड मैसेंजर को अपने सामने देखकर मास्टर ज़ुआन के साथ साथ वांग लिन और फू जियान को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उन दोनों से अलग मास्टर फू जियान तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और वो जल्दी से वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट भी करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड मैसेंजर की नजरें तो वहाँ पे वांग लिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो गुस्से से वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं, तो तुम यहाँ पे मेरा 400 साल पुराना प्लान डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसके लिए तो अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम अपना हेवनली पल मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा, और उसी के साथ साथ ज़ाओ किंगडम की सारी स्पिरिचुअल वेंस भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या कहते हो? लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआन के साथ साथ मास्टर फू जियान को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे मास्टर फू जियान को हो रही थी, क्योंकि जिस प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपनी फैमिली तक की परवाह नहीं की थी, आज लॉर्ड मैसेंजर यहाँ पे एक छोटे से हमली पल के लिए उसके द्वारा बनाई हुई सारी स्पिरिचुअल वेंस को किसी और के हवाले करने की बात कर रहा था। जबकि लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उनसे कहता है, मुझे लगता है तुमने यहाँ पे मेरी बात को सही से नहीं सुना। मैंने कहा जिसने भी यहाँ पे फू जियान को बचाने में उसकी मदद की, उसे भी यहाँ पे फू जियान के साथ साथ मरना होगा। और ये कहकर वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की पैटर्न सील का इस्तेमाल करते हुए वहाँ ऊपर आसमान में बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल बना दिया था, जिसके अंदर वांग लिन ने वहाँ पे एंशिएंट गॉड की मास्टर सोल बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर तो मास्टर फू जियान के साथ साथ मास्टर ज़ुआन और लॉर्ड मैसेंजर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और फू जियान को तो अब वहाँ पे अपनी मौत बिल्कुल अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रही थी, जबकि लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, और वो तो वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड की बॉडी का मुकाबला करने के लिए सामने भी आ चुके थे, जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस एंशिएंट गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर दिया था। वांग लिन के उस खतरनाक अटैक को देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफी कमाल की पावर्स मौजूद है, लेकिन मेरे जैसे एक मैसेंजर को हराने के लिए तुम्हारी ये पावर्स काफी नहीं है, क्योंकि मैं एक टाइम ट्री की तरह हूँ जिसका कोई कुछ भी नहीं बेकार सकता। पर अभी लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसी एंशिएंट गॉड की बॉडी की मदद से लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे अपने हाथों के अंदर जकड़ लिया था। पर लॉर्ड मैसेंजर तो पहले ही टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पीछे हट गया था, जो देखकर वांग लिन दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे इतना ज्यादा फास्ट था कि वो हर बार वांग लिन के चंगुल से बचता जा रहा था, जो देखकर अब वांग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो एंशिएंट गॉड बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी मदद से लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उस एंशिएंट गॉड बॉडी के पंच को रोक लिया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, जिसका असर उस एंशिएंट गॉड बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा हो रहा था। लेकिन वांग लिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता, और उसने अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ लॉर्ड मैसेंजर को उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे तबाह होने लगा था। इवन वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी भी वहाँ पे उस ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी, और देखते ही देखते वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जबकि लॉर्ड मैसेंजर तो दोबारा वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए बच गया था, और वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर वांग लिन के सामने आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा
निपटाना पड़ेगा। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड टावर को समन करने लगा था। और जैसे ही उसका एंशिएंट गॉड टावर वहाँ पे सामने आता है तो लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एंशिएंट गॉड टावर का रुख वहाँ पे वांग लिन की तरफ ही मोड़ दिया था, जहाँ वांग लिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से काफी ज्यादा घायल दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अचानक ही वहाँ पे खुद को संभाल कर गुस्सा होते हुए लॉर्ड मैसेंजर से कहता है कि मैंने फूजियन को खत्म करने के लिए पिछले 400 सालों से इंतजार किया है, इसलिए आज चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई भी फूजियन को मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। और ये कहकर वांग लिन ने भी वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर का मुकाबला करने के लिए चारों तरफ वहाँ पे अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा फैलाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वांग लिन का वो डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से ऊपर आसमान में एक टोर्नेडो भी बनने लगा था, जिसे देखकर लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये तो पावर ऑफ डिजास्टर है। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ से भागते हुए देखकर वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मजबूरन लॉर्ड मैसेंजर को भी वहीं पे रुकना पड़ा था। और उसने वांग लिन के उस पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अपने एंशिएंट गॉड टावर को वहाँ पे आगे भेज दिया था। हालांकि लॉर्ड मैसेंजर का एंशिएंट गॉड टावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर को वो एंशिएंट टावर धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लगा था। और लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड टावर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसका एंशिएंट गॉड टावर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ पे आसपास का बचा कुचा हुआ एरिया भी तबाह होने लगा था। जो देखा तो मास्टर फूजियन के साथ साथ मास्टर ज़ुआन और खुद लॉर्ड मैसेंजर की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वांग लिन इस हद तक खतरनाक हो चुका होगा। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर वांग लिन का ये खतरनाक अटैक उसे वहाँ पे हिट कर जाता है तो उसका मरना तय है। इसलिए लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे अपने सामने ले आया था। और वो मास्टर ज़ुआन को वांग लिन के अटैक के सामने करते हुए उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए मरने का मौका मिल रहा है। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर जल्दी से वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए खुद वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआन ने भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे अपने हाथ के अंदर जगह लिया था। जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे चलाते हुए गुस्से से मास्टर ज़ुआन से कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे उसे कहते हैं तो तुम यहाँ पे हमें अकेला छोड़कर खुद यहाँ से भागना चाहते हो। हालांकि यहाँ पे ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ पे इसी ज़ाओ किंगडम के अंदर ही मरना होगा। मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे घबराते हुए उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं एंशिएंट गॉड टावर का मैसेंजर हूँ, मैं मर नहीं सकता। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से मास्टर ज़ुआन के जंगल से खुद को बचा लिया था, लेकिन वो उस पोर्टल के अंदर जा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक ही पीछे से ही अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर तब तक हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर भी जा चुका था। अब उसकी मौत हुई है या नहीं इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा, लेकिन अगर ये लॉर्ड मैसेंजर जिंदा बच जाता है तो ये वांग लिन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर वापस लौटेगा, क्योंकि इसे ये भी पता था कि वांग लिन के पास वाली पल मौजूद है जिसे पाने के लिए लॉर्ड मैसेंजर किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन वांग लिन के उस खतरनाक अटैक के साथ मास्टर ज़ुआन की वहीं पे मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले ऑलमोस्ट लॉर्ड मैसेंजर को भी वहाँ पे मरवा दिया था। इसलिए मास्टर ज़ुआन खुशी खुशी वहाँ पे मरते हैं। जबकि ये सब देखकर मास्टर फूजियन तो अब वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था, उसे अब वहाँ पे वांग लिन के रूप में अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर लॉर्ड मैसेंजर यहाँ पे वांग लिन का मुकाबला नहीं कर पाया था तो वो तो फिर भला यहाँ पे क्या ही कर सकता था। और यही सब सोचते सोचते हम देखते हैं कि अचानक मास्टर फूजियन डर के मारे वहाँ पे बेहोश भी हो गया था। और जब उसे दोबारा वहाँ पे होश आता है तो उसकी बॉडी को कोई घसीटते हुए कहीं और ले जा रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि वांग लिन ही था, जो कि वहाँ पे उसकी बॉडी को घसीटते हुए टेंगिया सिटी के बीचों बीच ले आया था। और वहाँ पे लाकर वांग लिन ने उसे जोर से नीचे भी पटक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन की हालत अब वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से अब लगातार वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से खुद को संभालते हुए वहाँ पे वांग लिन से कहता है मैंने उस कोड मेकिंग प्लान को पूरा करने के लिए सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक मामूली कल्टीवेटर पूरे 400 सालों बाद वापस लौट कर मेरे साथ साथ मेरी पूरी टैंक फैमिली को ही खत्म कर देगा। ये मेरी और मेरी टैंक फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। मास्टर फूजियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी सोल कैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टैंक फैमिली के बचे हुए लोगों की सोल्स को भी कैप्चर करने लगा था, जिन्हें अभी अभी मास्टर फूजियन ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए मारा था। और उन सभी की सोल्स को कैप्चर करने के बाद वांग लिन उन सभी को मास्टर फूजियन के सामने लाते हुए उससे से मास्टर फूजियन को दिखाते हुए कहता है
कि गौर से देखो इन सभी की सोल्स को, इन्हें मैंने नहीं बल्कि तुमने यहाँ पे अपने फायदे के लिए खत्म किया था। तुम अपनी जिस टैंग फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए पिछले 400 सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आखिर में तुमने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर फू जियान वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वांग लिन से कहता है कि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। वांग लिन ने तुमने मेरे ही हाथों से मेरी टैंग फैमिली को मरवाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अकेले ही मरोगे, तुम्हें अपनी इस लाइफ में किसी का भी साथ नसीब नहीं होगा और आखिर में तुम बहुत ही ज्यादा भयानक मौत पाओगे। मास्टर फू जियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कोर्टून में वहाँ पे उससे पूछता है कि जिस दिन तुमने मेरी वांग फैमिली के ऊपर अटैक किया था उस दिन तुम्हें मेरी वांग फैमिली की लोकेशन के बारे में किसने बताया था। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर फू जियान गुस्से से अपना मुंह फेरते हुए उसे कहता है इस बारे में तुम कभी भी नहीं जान पाओगे और हमेशा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तड़पते रहोगे। मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता और वो सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए टैंग फैमिली की सभी सोल्स को अपने पास बुला लेता है, जिन्हें वो वहाँ पे एक एक करके अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए खत्म करते जा रहा था। जो देखकर मास्टर फू जियान भी वांग लिन को ये दिखाने के लिए कि उसे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन जब वांग लिन उसके बावजूद भी वहाँ पे नहीं रुकता तो मास्टर फू जियान भी वहाँ पे परेशान हो गया था और तभी वांग लिन वहाँ पे एक साथ उन सभी सोल्स को अपने निशाने पे लेते हुए मास्टर फू जियान से कहता है तो क्या तुम अभी तक भी नहीं बताओगे। जिसमें मास्टर फू जियान भी जल्दी से बोलते हुए वांग लिन से कहता है कि रुको रुको मैं बताता हूँ, मुझे तुम्हारी वांग फैमिली की लोकेशन के बारे में पियाओ मेओ सेक्ट के गाओ कीमिंग ने बताया था। उसके पास एक खास किस्म की पावर थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी की भी लोकेशन को ट्रैप कर सकता था और उसी की मदद से ही मैं तुम्हारी वांग फैमिली तक पहुंचा था। मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे टैंग फैमिली की उन सभी सोल्स को वहाँ पे छोड़ दिया था और वो गाओ कीमिंग को याद करते हुए कहता है कि हाँ याद आया, तो ये सब उसने किया था, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। और अब क्योंकि वांग लिन का मकसद यहाँ पे पूरा हो चुका था तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर फू जियान को वहाँ पे चारों तरफ से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा के अंदर जगह लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और यही तो वांग लिन चाहता था कि वो मास्टर फू जियान को तड़पा तड़पा के मारे। और तभी वांग लिन वहाँ पे कोल्टून में मास्टर फू जियान से कहता है तुम्हारा मरने का समय आ चुका है और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे टैंग फैमिली की सोल्स को ही मास्टर फू जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था और वो सारी सोल्स तो पहले से ही फू जियान से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी सोल्स वहाँ पे बहुत ही गुस्से से मास्टर फू जियान के ऊपर धीरे धीरे अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने लगी थी। और उन सोल्स के हर एक अटैक के साथ मास्टर फू जियान वहाँ पे मौत के और भी ज्यादा करीब जाता जा रहा था, लेकिन वो सोल्स फिर भी वहाँ पे नहीं रुक रहे थी, वो लगातार फू जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उसकी मौत के करीब ले जा रही थी। और ये सब तो मास्टर फू जियान ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसे एंड में इतनी ज्यादा भयानक मौत मिलेगी। इवन अब तो हम देखते हैं कि उन सोल्स ने वहाँ पे मास्टर फू जियान की बॉडी के साथ साथ मास्टर फू जियान की सोल को भी वहाँ पे नोच नोच के खाना शुरू कर दिया था। और इस समय मास्टर फू जियान को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो वहाँ पे अपनी मौत की भीख मांगने लगा था। और देखते ही देखते उन सभी सोल्स ने मिलकर मास्टर फू जियान की सोल को वहाँ पे खा लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान की बॉडी वहाँ पे स्टोन में चेंज हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि मास्टर फू जियान का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था। और देखते ही देखते उसकी वो फिजिकल बॉडी जो कि स्टोन में चेंज हो चुकी थी वो भी अब धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लगी थी। और अपने मकसद को पूरा करने के बाद वांग लिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से चलता हुआ वहाँ से जाने लगा था, जो कि देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इमॉर्टल डेथ गॉड पूरी सिटी को सजा देकर वापस लौट रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्याओ मेओ सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपने पावर्स की मदद से गाओ कीमिंग को भी एहसास हो गया था कि मास्टर फू जियान मारा जा चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि गाओ कीमिंग वहाँ पे सीधा जाकर एक फॉर्मेशन के अंदर बैठ गया था। और देखते ही देखते वांग लिन भी वहाँ पे गाओ कीमिंग को खत्म करने के लिए प्याओ मेओ सेट में पहुंच चुका था, जहाँ पहुंचते ही उसकी नजर वहाँ पे गाओ कीमिंग के ऊपर ही पड़ती है, जो कि वहाँ पे अभी तक भी इस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ था और उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन जब वांग लिन उसे खत्म करने के लिए वहाँ पे उसके पास जाने लगता है तो वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि गाओ कीमिंग तो एक सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ था और उसने खुद ही वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया था। लेकिन उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर एक और भी फॉर्मेशन मौजूद थी, जो कि वांग लिन के वहाँ पे उसके अंदर कदम रखते ही एक्टिवेट हो चुकी थी। और जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि देखते ही देखते उस फॉर्मेशन की एनर्जी ने इकट्ठा होते हुए वहाँ पे गाओ कीमिंग की सोल का रूप ले लिया था। असल में ये एक मैसेज था जो कि गाओ कीमिंग मरने से पहले वांग लिन के लिए छोड़ कर गए थे। अपने उस अपोलॉजी मैसेज के अंदर गाओ कीमिंग वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं कि आज से 400 साल पहले जब फू जियान तुम्हारी वांग फैमिली को ढूंढ रहा था तो उस समय मैंने उससे रिक्वेस्ट करते हुए ये बोला भी था कि मैं उसके लिए तुम्हें ढूंढ देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें नहीं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता था। और इस सब में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी वांग फैमिली की लाइन एज को बचाने के लिए वांग फैमिली के कुछ लोगों को बचा लिया था। और इस बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हालांकि मेरे उस गुनाह की कोई माफी तो नहीं है और ना ही आज तक मुझे अपने उस गुनाह के बाद सुकून मिला है, लेकिन कम से कम तुमसे माफी मांगने के बाद अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने उस समय जो कुछ भी किया था वो अपने मेओ सेट को बचाने के लिए किया था और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा बदला मेरे प्याओ मेओ सेट से नहीं लोगे। और इसी के साथ हम देखते
देखते हैं कि गांव कीमे की सोल भी वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर वंग लिन भी म्याओ सेट को छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि गांव कीमेंग ने वंग फैमिली की लाइनेज को बचाकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और इसी के लिए वंग लिन ने वहाँ पे म्याओ सेट को छोड़ दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वंग लिन को अपने पुराने घर के अंदर ही देखते हैं, जहाँ वंग लिन अपने माता पिता के टेंपल बोर्ड के सामने झुकते हुए उनसे कह रहा था, माँ बाबा देखिए, आज मैंने अपनी पूरी वंग फैमिली का बदला ले लिया। जिस मकसद के लिए मैंने खुद को पावरफुल बनाया था, फाइनली आज वो पूरा हो चुका है और अब मुझे अपने लिए कोई नई मंजिल तलाश करनी होगी। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि वंग लिन सीधे वहाँ पे अपने हेमली पल के अंदर आ गया था, क्योंकि अब उसे वहाँ पे मास्टर सीतू को भी ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था। वही वो वहाँ पे मास्टर सीतू के सामने आकर उनके सामने झुकते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करने लगा था। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर आप और ये हेमली पल मुझे ना मिले होते तो शायद मैं कभी भी अपनी वंग फैमिली का बदला नहीं ले पाता। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत ही जल्द आपको ठीक कर लूंगा। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे आखिरी बार अपने घर को अलविदा कहते हुए अपने घर की सारी यादों को वहीं पे दफना कर वहाँ से जाने लगा था। लेकिन वहाँ से जाते हुए भी उसे वहाँ पे अपने माता पिता के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आ रहे थे, पर वो अपने पास्ट को लेकर एक ही जगह पे रुका नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपनी सारी यादों को उसी घर में दफना कर अपने मस्कीटो बीच से उड़ता हुआ वहाँ से जाने लगा था। और अपने पुराने घर से होते हुए वो एक बार अपनी वंग फैमिली को देखने के लिए भी जाता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ पे जाओ किंगडम के माउंटेन्स में आ गया था, जहाँ वो बैठकर अपनी अब तक की बीती हुई लाइफ को ही याद कर रहा था। वो वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है, ये 400 साल तो पलक झपकते ही गुजर गए। और ये कहकर वंग लिन को वहाँ पे एक एक पल याद आने लगा था, कैसे उसकी इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसे फूजियान ने उसके माता पिता के साथ साथ उसकी पूरी वंग फैमिली को खत्म कर दिया था। और उसके बाद कैसे उसने फूजियान से बदला लेने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और आज आखिर फूजियान को मार कर उसने अपना बदला भी ले लिया था। और ये सब याद करके वंग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि ये तो बस मेरी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत थी, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अभी मुझे यहाँ पे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं यहीं पे रुके नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, पर मेरे रास्ते में चाहे कितनी ही ज्यादा मुसीबतें क्यों ना आए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और भले इस सब के लिए मुझे हेमन के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक मैं पावरफुल नहीं बनूंगा मैं अपने प्यारों की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वंग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से अपने माता पिता की याद आने लगी थी, जहाँ भले ही उसके माता पिता, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमेशा वंग लिन को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था। और उनके साथ साथ मास्टर सीतू ने भी उसके आगे बढ़ने में उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। और उन सब के साथ साथ मूवैन भी तो उनमें शामिल थी, जो कि अब वंग लिन की जीने के बस एक इकलौता मकसद था। उसने भी तो हमेशा वंग लिन की मदद की थी और हमेशा अपनी जान को दांव पर लगाकर वंग लिन की हर एक फैसले की कदर की थी। इसलिए अब वंग लिन को मूवैन के लिए आगे बढ़ना ही था और उसकी शुरुआत वो यूनियन सेट से ही करने वाला था, क्योंकि मूवैन यूनियन सेट के अंदर रहकर उसके लिए एक 6 ग्रेड की बिल को रिफाइन जो कर रही थी। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वंग लिन बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल चुका था अपनी आगे की मंजिल के लिए। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वंग लिन ने पूरे 400 सालों के इंतजार के बाद मास्टर फूजियन को खत्म करते हुए अपनी फैमिली का बदला ले लिया था, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की नई मंजिलों को तलाश करने के लिए एक अनजाने सफर पे निकल चुका था। उसका अब ये सफर उसे कहाँ ले जाता है, उसके बारे में हमें आज के इस कमाल के एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वंग लिन को ही देखते हैं, जो की बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जाओ किंगडम के टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ जा रहा था। असल में वहाँ पे वंग लिन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर पड़ा हुआ था, जो कि जब से वंग लिन टेंगिया सिटी से निकला था तब से लगातार उसके पीछे करते हुए उसके पास आ रहा था। हालांकि वंग लिन ने वहाँ पे उस कल्टीवेशन मास्टर की कल्टीवेशन को देखने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वंग लिन ने उस कल्टीवेशन मास्टर की कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा था। और यही बात वंग लिन को वहाँ पे परेशान कर रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जाओ किंगडम से निकल जाना चाहता था। और जैसे ही वंग लिन वहाँ पे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास आता है तो उसने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने गोल्ड स्टोन्स का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन मास्टर भी वहाँ पे वंग लिन के काफी करीब आ चुका था, पर वंग लिन उससे पहले वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन वंग लिन के टेलीपोर्ट होते ही उसने वहाँ पे अपना अटैक भी उसके पीछे भेज दिया था और उसी के साथ साथ उस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी से हमें पता चलता है कि वो कल्टीवेशन मास्टर कितना ज्यादा ताकतवर था। वहीं वो कल्टीवेशन मास्टर जिसका नाम नाइडू था और उसी के साथ साथ उसके अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर भी थी, जिसके चलते वो किसी गॉड के जितना ताकतवर था। लेकिन वंग लिन को वहाँ पे इस तरह से
उस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट करते हुए देखकर मास्टर नाइडू भी वहाँ पे वांगलिन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए गॉड स्पिरिचुअल स्टोन्स हर किसी के पास नहीं होते। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें टेलीपोर्टेशन टनल का सीन दिखाया जाता है, जिससे तो वो वांगलिन वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर नाइडू का वो अटैक था कि वहाँ पे उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि वांगलिन अपने डिवाइन ब्लेडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता। जो देखकर वांगलिन कहता है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर है, लेकिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ तो मैं पहले भी फाइट कर चुका हूँ। इसकी कल्टीवेशन उन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से पास के एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आ गया था, जिसका एहसास वहाँ पे मास्टर नाइडू को भी हो जाता है, और वो वहाँ पे वांगलिन की पास को देखकर कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है, इसकी पास तो मुझे बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं है। और इस बारे में पता लगाने के लिए मास्टर नाइडू बहुत ही तेजी से वांगलिन के पीछे चला गया था, जहाँ वांगलिन ने अपने मस्कीटो फ्लाइंग बीस्ट होता वो बहुत ही तेजी से भाग रहा था, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि ये मास्टर नाइडू उसे खत्म करने के इरादे से आया है। इसलिए वांगलिन ने भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने सोल कैचिंग फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देने के लिए अपने डिवाइन ब्लेडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी क्रिएट कर लिया था। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सेटअप कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर नाइडू बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके सामने आके रुक जाता है, जहाँ वो वांगलिन के हाथ में उस डिवाइन फ्लैग को देखकर और भी ज्यादा चौंकते हुए खुद से ही कहता है, इसके अंदर तो मुझे प्योर हेवन का ऑरा महसूस हो रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लड़का कभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को क्रिएट कर सकता है। और ये कहकर वो खुद ही वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मामूली से छोटे से वर्ड के अंदर मुझे ऐसा कमाल का मैजिक वेपन देखने को मिलेगा। वहीं मास्टर नाइडू को इस तरह से अपने डिवाइन फ्लैग को देखते हुए पाकर वांगलिन भी शुक्र करते हुए खुद से ही कहता है कि शुक्र है अपनी इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैंने इस डिवाइन फ्लैग को रिफाइन कर लिया था, जो कि अभी तक भी यहाँ पे मेरी जान बचाते हुए आ रहा है। और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे मास्टर नाइडू से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर आपसे मुझे किलिंग ऑरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं अपनी जान बचाते हुए आपसे भाग रहा था, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वांगलिन की ये बात सुनकर मास्टर नाइडू वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी कल्टीवेशन पहले किसी कारण बहुत ज्यादा लो हो गई है, और अब मेरे पास बस 3 एलिमेंट्स की ही पावर बची हुई है, और इस सब के बावजूद अगर मैं फिर भी यहाँ पे इस लड़के के साथ फाइट करता हूँ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरी कल्टीवेशन को ही होगा, जो कि अभी के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये सोचकर मास्टर नाइडू वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, तुम्हें वो स्टोरी बैग तो याद ही होगा जो तुम्हें एंशिएंट गोल्डलैंड से मिला था, उसे मुझे वापस लौटा दो, मैं बस उसी के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। उस स्टोरी बैग के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को भी वहाँ पे स्टोरी बैग के बारे में याद आता है, जो कि उसे एंशिएंट गोल्डलैंड के एक पवेलियन ट्रायल हाउस से मिला था, और ऊपर से उस स्टोरी बैग के ऊपर सील भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वांगलिन उसे ओपन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वांगलिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वो स्टोरी बैग मास्टर नाइडू की तरफ ही बढ़ा देता है, जो देखकर मास्टर नाइडू वांगलिन को बताता है कि जब मैं एंशिएंट गोल्डलैंड के अंदर गया था तो किसी कारण मेरी कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और ऊपर से एंशिएंट गोल्डलैंड के जनरल्स भी मेरे पीछे पड़ चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे अपने स्टोरी बैग को उसी पवेलियन ट्रायल हाउस के अंदर छुपाना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, और अगर मेरा ये स्टोरी बैग उनके हाथों में लग जाता तो मेरे लिए वहाँ पे और भी ज्यादा मुसीबत पैदा हो सकती थी। लेकिन जब मैं अपने स्टोरी बैग को लेने के लिए वापस पवेलियन हाउस के अंदर गया तो तब तक मेरे स्टोरी बैग वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये तुम्हारे हाथों में लगा, इसलिए तुम्हारा पीछे करते हुए मैं यहाँ तक चला आया। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन को तो वहाँ पे सबसे कोई भी मतलब नहीं था। वो मास्टर नाइडू से कहता है कि अब जब मैंने आपका स्टोरी बैग आपको वापस लौटा दिया है तो मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर जैसे ही वांगलिन वहाँ से जाने लगता है तो मास्टर नाइडू ने अचानक ही पीछे से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वांगलिन भी वहाँ पे पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार था, इसलिए वांगलिन ने भी वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लेडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मास्टर नाइडू के ऊपर अटैक करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि इसमें वांगलिन को काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे याद नहीं मान सकता था, इसलिए उसने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लेडी थंडर ऑरा के साथ साथ अपने ब्लैक ऑरा को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसे वो वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लैग के साथ कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था। ये वांगलिन का अब तक का सबसे पावरफुल अटैक था, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक के कल्टीवेटर्स को भी हरा सकता था। और जब मास्टर नाइडू वहाँ पे वांगलिन के उस खतरनाक अटैक की पावर को महसूस करता है तो वो जल्दी से वांगलिन को वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। जिसपे वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर नाइडू से कहता है कि मेरे ख्याल से पहले आपने मेरे ऊपर अटैक किया था। जिसपे मास्टर नाइडू वहाँ पे स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है कि अभी अभी तुमने मेरे अटैक को रोकने के लिए जिस रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था वो वाकई काफी ज्यादा कमाल की पावर है। इवन उसे देखकर मैं खुद भी शौक हूँ कि तुम्हारे जैसे एक कल्टीवेटर के पास एक्सट्रीम डिवाइन पावर है। पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारे हाथ में जो ये डिवाइन फ्लैग है वो गलती से तुम्हारे हाथ में लग गया होगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास तो इस डिवाइन फ्लैग से भी ज्यादा खतरनाक डिवाइन पावर है। मास्टर नाइडू की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे दोबारा कोल्ड टून में उनसे कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर वांगलिन मास्टर नाइडू को अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर मास्टर नाइडू पीछे से ही बोलते हुए उससे कहता है क्या तुम अपनी इस एक्सट्रीम डिवाइन पावर को बढ़ाना नहीं चाहते
जाते। ये सुनते ही हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहीं पे रुक जाता है और मास्टर नायडू ने वहाँ पे वांगलिन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ पे एक 5 एलिमेंट वाली एनर्जी बॉल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर एक्सट्रीम पावर मौजूद थी, जिससे देखते ही वांगलिन को भी वहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ऐसी खतरनाक चीज उसने भी आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और मास्टर नायडू वांगलिन को वहाँ पे उस चीज के बारे में बताते हुए कहता है कि इसे हमारी दुनिया में कलरफुल रियलम कहते हैं। हालांकि ये कलरफुल रियलम मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है जिसने अपने मरने से पहले मुझे दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको उस कलरफुल रियलम के बारे में आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वांगलिन को नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने पहले वाली सोल कोर को डिस्ट्रॉय करके एक नई सोल कोर को रिफाइन करना पड़ा था, लेकिन उस सोल कोर की पोटेंशियल इतनी ही थी कि उसकी मदद से बस कोड रियलम तक ही जाया जा सकता था। लेकिन मास्टर नायडू के हाथों में जो कलरफुल रियलम था उसे रिफाइन करते हुए न सिर्फ 5 एलिमेंट की पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता था, बल्कि उसी के साथ साथ आप अपनी कल्टीवेशन पाथ को बढ़ाते हुए गोड रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर सकते थे। और ये बात मास्टर नायडू की प्लेनेट में आम बात थी, जिसका मतलब था कि वो किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट से बिलोंग करते थे। मुझे उम्मीद है अब आपको कलरफुल रियलम के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप इस सीरीज की कल्टीवेशन पावर्स के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। वहीं मास्टर नायडू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांगलिन से कहता है कि मेरा वो दोस्त जिसने मरने से पहले मुझे ये कलरफुल रियलम दिया था, तुम मुझे यहाँ पे बार बार उसी की याद दिला रहे हो, क्योंकि वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। और मुझे लगता है तुम्हारे जैसा एक एक्सट्रीम पावर वाला कल्टीवेटर इस छोटी सी दुनिया में रहकर अपना टाइम जाया कर रहा है। तुम्हारे पास डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी है, जिसे अगर तुम सही से चैनलाइज करो तो तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल की जरूरत होगी, जो कि तुम्हें इस मामूली सी दुनिया के अंदर तो कभी भी नहीं मिलने वाला। वो तुम्हें 6 स्टार कल्टीवेशन कंट्री या फिर उससे ऊपर लेवल की कंट्री में ही मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी उस स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आज तक उसे पाने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, पर तुम्हारे अंदर एक खास पावर है, जिसके चलते मुझे लगता है कि तुम बहुत ही इजीली स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर लोगे और उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और ये कहकर मास्टर नायडू वहाँ पे अपने उस स्टोरी बैग का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने लगे थे। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो वांगलिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में उस कल्टीवेशन क्रिस्टल स्टार की जरूरत हुई तो तुम मुझे ढूंढते हुए 5 कल्टीवेशन प्लैनेट्स के अंदर आ जाना। मेरा नाम नायडू है, मेरे नाम की मदद से तुम मुझे बहुत ही इजीली वहाँ पे ढूंढ लोगे। और ये कहते हुए मास्टर नायडू वहाँ से चला गया था, जिसके जाते ही वांगलिन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए खुद से ही कहता है कि शुक्र है इस कल्टीवेशन मास्टर के साथ मेरी फाइट नहीं हुई, वरना उसका मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होता। और ये कहते हुए वांगलिन वहाँ पे केव के अंदर आ गया था, जहाँ पे आकर उसने खुद को शांत करते हुए अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर दिया था। जहाँ कल्टीवेट करते हुए वांगलिन अपने मन में ही कह रहा था कि अगर मैं किसी तरह से अपने क्लोन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचा देता हूँ तो उसकी मदद से मैं खुद ही यहाँ पे स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को रिफाइन कर पाऊंगा। और अगर एक बार स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल मेरे हाथ में लग गया तो फिर तो मुझे गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ये सब मुझे जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि वांगलिन के पास सिर्फ 1000 साल का समय था। 1000 साल बाद टाउ सैन एंशिएंट गोडलैंड से आजाद हो जाने वाला था। और क्योंकि अब वांगलिन एंशिएंट गोड टाउ सी का सक्सेसर था, तो इसलिए वो आजाद होते ही सबसे पहले वांगलिन को खत्म करने के लिए आने वाला था, ताकि वो वांगलिन को मारकर उसे एंशिएंट गोड टाउ सी की इनहेरिटेंस को छीन सके। इसलिए वांगलिन जल्द से जल्द गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वांगलिन के लिए हेवन पावर को समय पाना, जिसके ऊपर वांगलिन ने पिछले 400 सालों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था फूजियन से अपना बदला लेना। लेकिन अब उसके रास्ते में जो मुसीबतें आने वाली थी, उसके लिए उसे जल्द से जल्द गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करना ही था। और इसके लिए उसे सबसे पहले हेवन पावर को समझना था, पर यह काम वांगलिन अपने क्लोन से करवाना बेहतर समझता है। और इस तरह देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे अपनी बॉडी से अपने क्लोन को बाहर निकाल लिया था, जिसके इस्तेमाल करते हुए पिछली बार वांगलिन ने नेसेंस रियलम में ब्रेक थ्रू किया था। और अब यही क्लोन उसके गोड रियलम में भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करने वाला था। खैर उसके बाद सीन चेंज होते रहे में 4 फिक्शन अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिन हेवन पावर के बारे में पता लगाने के लिए आम मोटल लोगों के बीच में आ गया था और एक नॉर्मल मोटल की तरह वहाँ पे अपना काम भी करने लगा था। और इसी तरह जब वांगलिन जड़ी बूटियों को लेकर 4 फिक्शन अलायंस की सिटी की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात लू जिंग के साथ होती है, जो कि वहाँ पे अपनी प्रिंसेस को लेकर सिटी की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे रात होने लगी थी, इसलिए वो लोग एक जगह पे रुककर रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। और लू जिंग ने वहाँ पे वांगलिन को भी अपने साथ रुकने की ऑफर दे दी थी, क्योंकि वो वांगलिन को मेडिकल डॉक्टर समझ रहा था। और जब वो वांगलिन से इस बारे में पूछता है तो वांगलिन भी उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ मैं मेडिकल डॉक्टर ही हूँ। जो सुनकर लू जिंग के दिल में वांगलिन के लिए इज्जत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो वहाँ पे वांगलिन को बताता है कि कैसे उनकी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा बीमार है, जिनका इलाज आज तक बड़े से बड़ा मास्टर भी नहीं कर पाया। तो प्लीज क्या आप एक बार चल के हमारी प्रिंसेस को देख सकते हैं, जिसके लिए वांगलिन भी मान जाता है, क्योंकि ये मोटल वर्ल्ड को ज्वाइन करने का उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। और जब वांगलिन वहाँ पे जाकर उस प्रिंसेस की पल्स को चेक करता है, तो वांगलिन उसे देखते ही वहाँ पे समझ गया था कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है। इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे अपने पास से 2 लीव्स को बाहर निकाल कर उनके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को डालते हुए लू जिंग को दे दिया था। और उसे कहता है कि इसे अपनी प्रिंसेस को खिला देना, इसे खाते ही वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लू जिंग को अब वहाँ पे उसके ऊपर शक होने लगा था,
कि वांगलिन वाकई डॉक्टर है भी या नहीं, क्योंकि भला इन दो मामूली सी लीव से क्या ही हो सकता था। पर अभी लू जिंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस का पर्सनल मेडिकल डॉक्टर बाहर आकर जब उन लीव्स को चेक करता है तो उसने वहाँ पे उन लीव के अंदर मौजूद एनर्जी को भी महसूस कर लिया था, जिसे महसूस करते ही वो मेडिकल डॉक्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो जल्दी से वांगलिन को ग्रीट करते हुए उससे पूछता है कि हमें ये लीव प्रिंसेस को कैसे खिलानी है, जिसपे वांगलिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि बस ऐसे ही खिला दो। खैर उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से रात हो जाती है, जहाँ वांगलिन एक जगह पे बैठा हुआ अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांगलिन की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग ऑरा भी निकल रहा था, जो कि उसकी मेमोरीज का ये एक हिस्सा था, क्योंकि पिछले 400 सालों में उसने न जाने कितने ही लोगों को मारा था और कहीं न कहीं ये उन सभी की जादू से ही बना हुआ किलिंग ऑरा था, जिससे वांगलिन अपनी जान छुड़ाना चाहता था, क्योंकि इस किलिंग ऑरा के चलते वो कभी भी हेमन पावर को नहीं समझ सकता था। उसे तो एक सेंट की तरह अपने दिल को बहुत ज्यादा शांत करना था, तभी कहीं जाकर वो हेमन पावर को महसूस कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे उस इवल किलिंग ऑरा को हेमनली स्टोन्स के अंदर कैप्चर करने लगा था और देखते ही देखते उस इवल किलिंग ऑरा को वहाँ पे अपने हेमनली स्टोन्स के अंदर कैप्चर करते हुए उसे वहाँ पे अपने पास रख लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे पूरी तरह से शांत हो चुका था। तभी लू जिंग वहाँ पे वांगलिन के पास आकर उसे वाइन का जार देते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर तुम्हारे वो मैजिकल लीव्स तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के थे, हमारी प्रिंसेस अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। और ये कहकर लू जिंग वहाँ पे वांगलिन को अपने साथ वाइन पीने की ऑफर करता है, जिसे वांगलिन भी बांधते हुए वहाँ पे उसके साथ वाइन पीने लगा था। और इन पलों को एंजॉय करते हुए वांगलिन वहाँ पे लू जिंग से कहता है कि आज मैं बरसों बाद किसी के साथ इस तरह से बैठकर वाइन पी रहा हूँ, जिस पे लू जिंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है तो फिर देर किस बात की, देखते हैं सबसे पहले अपने जार को कौन खत्म करता है। और इस तरह देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे काफी सारे वाइन के जार्स को खत्म कर दिया था, जिसका वांगलिन के ऊपर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन लू जिंग बेचारा वहाँ पे पूरी तरह से नशे में टाइट हो गया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए वहीं पे ही बेहोश होकर गिर गया था, जो देखकर लू जिंग के सभी साथी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे। और आज न जाने कितने 100 सालों के बाद ये सब देखकर वांगलिन के फेस के ऊपर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। पिछले 400 सालों में आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वांगलिन अपने दिल से मुस्कुरा रहा है, और ये सब वांगलिन को वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, जिसके चलते अब धीरे धीरे वहाँ पे उसका दिल और भी ज्यादा शांत होते चले जा रहा था। और अब की बार जब वांगलिन वहाँ पे हेमन पावर को महसूस करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे आसपास की प्योर हेमन स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और जैसे जैसे वो हेमनली स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे वांगलिन वहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू के और भी ज्यादा करीब होते चले जा रहा था। और देखते ही देखते इसी तरह वहाँ पे थोड़ी ही देर में वांगलिन वहाँ पे नेसेंस और रियलम की मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था। और आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी कल्टीवेटर ने इस तरह से अपना ब्रेक थ्रू किया हो। और ये देखकर वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये तो उसने भी नहीं सोचा था कि वो हेमन पावर को समझते हुए इतनी जल्दी नेसेंस और रियलम की मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और अब वांगलिन को वहाँ पे लगने लगा था कि मोटर रियलम को ज्वाइन करने का उसका फैसला बिल्कुल ठीक था, इसलिए वो उन सभी मोटल्स के पास जाकर बैठते हुए उन हसीन पलों को वहाँ पे एंजॉय करने लगा था, क्योंकि इस सब से वांगलिन को वहाँ पे हेमन पावर को महसूस करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन फोर फिक्शन अलायंस की कैपिटल सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिन भी लू जिंग के साथ आ गया था। और वांगलिन वहाँ पे कैपिटल सिटी को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी तरह से वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी नजर वहाँ पे एक ब्लैक पिलर के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर वांगलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस हो रही थी। और जब वांगलिन उनके बारे में लू जिंग से पूछता है तो लू जिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि इन सभी ब्लैक पिलर्स को इमोर्टल टॉम्ब भी कहा जाता है। असल में इन सभी के अंदर इमोर्टल्स रहते हैं, तो तुम जितना हो सके उन सभी से दूर ही रहना। और हाँ, अगर तुम्हें कैपिटल सिटी के अंदर कोई भी परेशान करे तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें बाई यूनसेट की सपोर्ट है, जो कि फोर फिक्शन अलायंस के सबसे बड़े क्लैंस में से एक है। और ये कहकर लू जिंग वहाँ पे वांगलिन के सामने बाई यूनसेट की तारीफों की पुल बहाने लगा था, जो कि असल में एक इमोर्टल सेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग लू जिंग की फैमिली को सपोर्ट किया करते थे, इसलिए लू जिंग भी दिल से उनके साथ वफादार था। असल में बेचारा लू जिंग बचपन से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कामों में पड़ गया था, वरना उसका भी सपना एक इमोर्टल कल्टीवेटर बनने का था। लू जिंग की सारी बातें सुनकर जब वांगलिन वहाँ पे लू जिंग की स्पिरिचुअल रूट को चेक करता है तो उसकी स्पिरिचुअल रूट बाकी इमोर्टल से काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि अगर वो इमोर्टल कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे तो वो बहुत ही जल्द एक इमोर्टल कल्टीवेटर बन सकता था। और वांगलिन भी उसे वहाँ पे यही नसीहत करते हुए कहता है कि इमोर्टल कल्टीवेटर बनने की कोई भी उम्र नहीं होती, अगर तुम वाकई एक इमोर्टल कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो तुम आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हो। जिसपे लू जिंग उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं ट्राई करते, जिसपे वांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इमोर्टलिटी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस खुशी खुशी एक नॉर्मल मोर्टल की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और उसके बाद अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हुए खुशी खुशी अपनी मौत को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वांगलिन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लू जिंग के दिल में अब वांगलिन के लिए इज्जत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर उसके बाद लू जिंग ने वहाँ पे वांगलिन को उस कैपिटल सिटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपने पास से कुछ पैसे भी निकाल कर दे दिए थे वांगलिन को उसकी मेडिकल फीस का बोल कर, जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका था। लेकिन अभी
वांगलिन वहाँ पे मार्केट से होता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक शॉपकीपर अपनी दुकान से एक बूढ़े को धक्का देते हुए उसे वहाँ पे बाहर फेंक देता है, जो कि असल में उन सभी को वहाँ पे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। वहीं वो बूढ़ा सीधा वहाँ पे वांगलिन के कदमों में आके गिरता है। जैसे वांगलिन वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था, लेकिन वो बूढ़ा भी जल्दी से उठकर वांगलिन के पीछे जाकर उसके सामने आते हुए उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी से मुझे अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है और अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके पे चलो तो तुम हेमन पावर को समझते हुए बहुत ही जल्द इमोर्टल कल्टीवेटर बन सकते हो। उस सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से छुपा के रखा हुआ है, जिसे ये ओल्ड मास्टर चाहकर भी नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है कि ये बुढ़ा यहाँ पे हवा में ही तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे उसे एक बार फिर से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वांगलिन अभी वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो ओल्ड मास्टर वांगलिन को पीछे से ही कहता है कि अगर तुमने सही तरीके से हेमन पावर को नहीं समझा तो तुम कभी भी ये गॉड नहीं बन पाओगे। अब उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि वांगलिन के कदम भी वहाँ पे खुद ब खुद ही रुक जाते हैं और वो जल्दी से पीछे मुड़कर उस ओल्ड मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिसपे वो ओल्ड मास्टर वांगलिन से कहता है कि मैं कौन हूँ इस सब के बारे में तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि मैं उस कल्टीवेशन पाथ को जानता हूँ जिसके ऊपर चलकर तुम एक गॉड बन सकते हो। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर वांगलिन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे जल्दी से उस ओल्ड मास्टर को ग्रीट करके उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या आप मुझे उस कल्टीवेशन पाथ के बारे में बता सकते हैं। जिसपे वो ओल्ड मास्टर वांगलिन से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें उसके बारे में बता तो दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे किसी रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा खाना खिलाना होगा। जिसके लिए वांगलिन भी वहाँ पे मान गया था और वो उस ओल्ड मास्टर को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ उस बुड्ढे ने तो वहाँ पे खाने की तबाही मचाना शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो अकेले ही वहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट को खा जाएगा और वेटर भी वहाँ पे ये सब आंखें फाड़े देख रहा था कि भला एक बुड्ढा इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकता है। लेकिन वांगलिन ने वहाँ पे उस वेटर को पैसे देकर रवाना कर दिया था। जिसके बाद वांगलिन उस ओल्ड मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे मैं एक गॉड कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि वांगलिन के दिल में यहाँ पे एक उम्मीद जाग उठी थी कि शायद ये ओल्ड मैन हेमन पावर के बारे में कुछ खास जानता होगा और अगर वांगलिन को वहाँ पे उस मेथड के बारे में पता चल जाता तो उसे गॉड रियलम को अचीव करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती। वहीं वो ओल्ड मैन अपना सारा खाना खत्म करने के बाद, तो तुम हेमन पावर के रूल्स को समझना चाहते हो, लेकिन हेमन पावर को समझने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना होगा। अगर तुमने एक बार आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ लिया तो फिर तुम्हें गॉड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वो ओल्ड मास्टर इससे आगे वांगलिन को कुछ बता पाता उससे पहले वो वहाँ पे बहुत ही बुरी गैस खारिज करने लगा था और वो ओल्ड मास्टर बहुत ही चालाकी से बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। और जब वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करता है तो अगली गली में जाते ही वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो गया था, जो देखकर वांगलिन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर वांगलिन भी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, इसलिए वांगलिन ने वहाँ पे पूरी मार्केट को छान मारते हुए उस ओल्ड मास्टर को ढूंढ लिया था, जो कि वांगलिन की तरह वहाँ पे बाकी लोगों को भी बेवकूफ बनाते हुए उन्हें गॉड बनने की लालच दे रहा था। असल में ये सब उस बुड्ढे के रोज का काम था, आउटसाइडर्स को अपनी बातों में फंसा कर उनसे अच्छा खाना खाना। लेकिन वांगलिन को अभी तक भी उस ओल्ड मास्टर के अंदर कोई तो खास बात लग रही थी। उसके बाद वांगलिन वहाँ पे उस कैपिटल सिटी के अंदर एक शॉप खरीदता है ताकि वो यहाँ पे अपने माता पिता वाला बिजनेस करते हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाकर बेच सके। लेकिन जब वांगलिन वहाँ पे उस शॉप के अंदर आता है तो वो बिल्कुल वांगलिन को अपने घर की तरह ही दिखाई दे रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे थे। और इसलिए वांगलिन को ये शॉप इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वांगलिन ने एडवांस में वहाँ पे पूरा किराया दे दिया था। जिसके बाद वांगलिन ने वहाँ पे अच्छी तरह से उस शॉप की सफाई करते हुए अगले दिन से ही वहाँ पे वुडन क्राफ्ट को बनाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब वांगलिन ने वहाँ पे पूरी तरह से खुद को एक मोटल में डाल लिया था और वो इस मोटल की जिंदगी को वहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहा था। और ये लाइफ वांगलिन को इमोर्टल लाइफ से 1000 गुना ज्यादा बेहतर लग रही थी, क्योंकि इस लाइफ में सुकून ही सुकून था जिसे वो पिछले 400 सालों से मिस करते हुए आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वही ओल्ड मास्टर जिसके साथ दिन में वांगलिन की मुलाकात हुई थी वो वांगलिन के ऊपर नजर रखे हुए था और वांगलिन को वहाँ पे वुडन क्राफ्ट्स बनाते हुए देखकर उसके फेस के ऊपर स्माइल भी आ गई थी। लेकिन उसके स्माइल की एक और भी वजह थी, क्योंकि वो एक होटल में एक लड़की के साथ रुका हुआ था। पर भले ही वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ऊपर से उस लड़की के साथ था, लेकिन वो अपने मन में अभी भी वहाँ पे वांगलिन के बारे में ही सोच रहा था। वो अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो ये नेशन सोरियलम की मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिन ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने क्लोन बना लिया था, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए वांगलिन को सबसे पहले हेमन पावर को अच्छी तरह से समझना था। इसलिए वांगलिन आम इंसानों के बीच में जाकर रहने का डिसाइड करता है। इवन उसने एक आम मोटल की तरह जिंदगी गुजारने के लिए एक छोटा सा घर भी किराए पे ले लिया था, जिसके अंदर रहकर वो अपने माता पिता की तरह वुडन आर्टिफैक्ट को बनाकर बेचने वाला था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें
में वांगलिन के घर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिन अभी तक भी अपने माता पिता को याद करते हुए उन वुडन आर्टिफैक्ट को बना रहा था और अपनी हर एक मेमोरी को वो वहाँ पे उन वुडन आर्टिफैक्ट का ही रूप दे रहा था। लेकिन उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाते बनाते वांगलिन को साथ ही साथ वहाँ पे अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी और आखिर में जाकर उसे वहाँ पे वो पल भी याद आता है जब उसके माता पिता की मौत हुई थी। और वो पल याद आते ही उसे से वांगलिन का किलिंग इंटेंट और अभी वहाँ पे खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था। हालांकि एक मोटल बनने के बाद वांगलिन ने काफी हद तक खुद को वहाँ पे संभाल रखा था, लेकिन उसकी ये मेमोरी इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि हर बार इसको याद करके वांगलिन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करता था। और यही सब याद करते करते वांगलिन ने वहाँ पे अपने मॉम डैड के वुडन स्टैचूज भी बना दिए थे, जिन्हें देखकर तो वांगलिन वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो लगभग वहाँ पे रोते हुए अपने माता पिता से कहता है, मुझे तो लगा था कि आपका बदला लेने के बाद ये कड़वी यादें मेरा पीछा छोड़ देंगी, लेकिन मुझे तो अभी तक भी आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी किलिंग इंटेंट टोरा को मिटाने के लिए उसे वहाँ पे क्रिस्टल के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि जब जब मैं इमोशनल होता हूँ मेरे ये किलिंग इंटेंट टोरा खुद ब खुद ही रिलीज हो जाता है। मुझे कुछ भी करके इसके ऊपर काबू पाना ही होगा, क्योंकि इसके चलते मैं कभी भी हेवन पावर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए वांगलिन वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से अपना सारा ध्यान उन्हें वुडन आर्टिफैक्ट्स को ही बनाने के ऊपर लगा देता है। और पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार वांगलिन ने वहाँ पे एक ड्रैगन के वुडन आर्टिफैक्ट को बना लिया था। और क्योंकि वांगलिन के अंदर अभी तक भी नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स की पावर्स मौजूद थी, तो उस वुडन ड्रैगन आर्टिफैक्ट के अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ी इमोर्टल पावर्स भी आ चुकी थी, जो कि उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को और भी ज्यादा खास बना रहा था। इसी तरह देखते ही देखते वांगलिन को वहाँ पे पूरा एक दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुबह एक बच्चा उसकी शॉप पे आता है, जो कि वांगलिन के बनाए हुए उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए वांगलिन से कहता है, अंकल आपका ये बनाए हुए ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, क्या आपने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है? उस बच्चे का ये सवाल सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे वो बच्चा वांगलिन को जवाब देते हुए बताता है कि अंकल मैं तो आपके लिए ये डोर बेल लेकर आया था ताकि आपको शॉप के अंदर आने जाने वाले लोगों का पता चलता रहे। और ये कहकर वो क्यूट सा बच्चा वहाँ पे खुद ही उस डोर बेल को लटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कद इतना ऊंचा नहीं था कि वो उस डोर बेल को लटका सके। इसलिए वांगलिन खुद ही वहाँ पे आगे बढ़कर उस बच्चे के हाथ से उस डोर बेल को लेते हुए वहाँ पे लटका देता है। और उसी के साथ साथ वांगलिन ने वहाँ पे उस बच्चे से इंप्रेस होते हुए उसे वहाँ पे एक बीस्ट का वुडन आर्टिफैक्ट भी दे दिया था, जैसे पाकर तो उस बच्चे की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो खुश होते हुए जल्दी से वहाँ पे वांगलिन का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। वो वांगलिन को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है डैन यू, मैं इस गली की दूसरी तरफ जो आयरन वाली दुकान है वहाँ से आया हूँ और अब तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे आते रहेंगे। और ये कहकर वो बच्चा वहाँ पे हंसते खेलते हुए वापस अपने घर की तरफ निकल गया था। और अपने घर जाकर वो अपने मोम डैड को सबसे पहले वांगलिन के बारे में ही बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो अंकल कितने ज्यादा अच्छे हैं और कैसे उन्होंने गिफ्ट के तौर पर उसे ये वुडन आर्टिफैक्ट भी दिया। अब अपने बेटे डैन यू की ये बात सुनकर जब उसके पिता उसके हाथ से उस स्पिरिट बीस्ट को लेकर देखते हैं, तो वो भी उस वुडन के बने हुए बीस्ट आर्टिफैक्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी एक नई चीज थी। और अब तो उन्हें वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि जरूर ये वुडन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा महंगा होगा और मेरा ये बेवकूफ बेटा इसे बिना बता ही उठा लाया होगा। इसलिए वो अपने बेटे को डांटते हुए जल्दी से दोबारा वांगलिन के पास ले आते हैं और उसी के साथ वो वहाँ पे वांगलिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में मेरा ये बेटा कुछ ज्यादा ही शैतान है। मुझे पता है कि आपको बताए बगैर ये वुडन क्राफ्ट ले क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी इस वुडन क्राफ्ट की क्या कीमत है ताकि मैं इसे अपने बेटे के लिए खरीद सकूं? अब डैन यू के पिता की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे उनसे कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये वुडन आर्टिफैक्ट तो मैंने गिफ्ट के तौर पर डैन यू को दिया था। अब वांगलिन की ये बात सुनकर डैन यू वहाँ पे अपने पिता को चिढ़ाने लगा था, जबकि डैन यू के पिता भी वांगलिन के इस बिहेवियर को देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब उन्हें भी वांगलिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान लगने लगा था। और बातों ही बातों में डैन यू के पिता को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि वांगलिन यहाँ पे नया आया है, इसलिए डैन यू के पिता ने वहाँ पे वांगलिन को आज रात अपने साथ डिनर करने की भी ऑफर दे दी थी, जिसे वांगलिन भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। और डैन यू तो वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुद ही वहाँ पे वांगलिन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगा था। उसके बाद हमें खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डैन यू की माँ ने भी वांगलिन के लिए काफी सारे अलग अलग खाने बनाए हुए थे। भले ही डैन यू के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो वांगलिन के लिए जो कुछ भी बना सकते थे उसे बनाकर उन्होंने वहाँ पे वांगलिन के सामने पेश कर दिया था, जो देखकर अब वांगलिन को भी वहाँ पे उनके साथ थोड़ी अटैचमेंट होने लगी थी। और उसी के साथ साथ आज इतने सालों के बाद घर का खाना खाते हुए वांगलिन थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। और जब वांगलिन वहाँ पे खाने का पहला बाइट लेता है, तो वो वहाँ पे उसे महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। लेकिन वांगलिन की इस खामोशी को देखकर डैन यू के माता पिता को ऐसा लगता है कि शायद वांगलिन को उनका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया, जिसके लिए वो दोनों जल्दी से वहाँ पे वांगलिन से माफी भी मांगते हैं। लेकिन वांगलिन उन्हें वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं
कि नहीं, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ है, मैं तो बस इसे खाते हुए अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि डैन यू के माता पिता की खुशी भी वापस लौट आती है और अब तो वो दोनों वहाँ पे वांग लिन को और भी ज्यादा खाना पेश करने लगे थे। इवन डैन यू के पिता ने तो वांग लिन से ये भी बोल दिया था कि अब क्योंकि हम लोग नेबर्स बन चुके हैं तो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक हमसे मांग सकते हैं। डैन यू के पिता की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो लोग इसी तरह से वांग लिन के साथ और भी काफी सारी बातें करते हैं जो कि वांग लिन के लिए एक नया ही एहसास था और उन लोगों की ये सारी बातें वांग लिन के अंदर एक नई खुशी पैदा कर रही थी। और इसी बीच डैन यू के पिता वहाँ पे वांग लिन के लिए अपने घर की बनाई हुई वाइन भी ले आते हैं। असल में डैन यू की फैमिली वाइन बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी और उनके पूर्वजों से लेकर अब तक वो इसी वाइन को ही बनाते हुए आ रहे थे, इसलिए वाइन बनाने के मुकाबले में उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता था। और जब वांग लिन वहाँ पे उस वाइन को टेस्ट करता है तो वांग लिन को भी वो वाइन काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसी तरह वांग लिन वहाँ पे ये रात बिल्कुल एक मामूली सी मोटल की तरह गुजारता है जो कि उसके लिए बिल्कुल एक नया ही एहसास था। इवन आज की इस रात के बाद डैन यू के पेरेंट्स की भी वांग लिन के साथ अच्छी बनने लगी थी और उन्होंने वांग लिन को दोबारा अपने घर आने की भी ऑफर दे दी थी। इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे पूरे 4 महीने गुजर जाते हैं। इन 4 महीनों में वांग लिन ने सारी यादों को अपने दिल से बाहर निकालते हुए अपना सारा फोकस उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाने के ऊपर लगा दिया था। लेकिन इन 4 महीनों में डैन यू वांग लिन के काफी करीब आ चुका था। वांग लिन जब भी कोई नया वुडन आर्टिफैक्ट बनाता तो डैन यू वांग लिन को उसे बनाते हुए बहुत ही गौर से देखा करता था। और इसी तरह आज भी वांग लिन वहाँ पे एक बीस्ट के वुडन आर्टिफैक्ट को बना रहा था जिसे हमेशा की तरह डैन यू भी बहुत ही गौर से देख रहा था। उस बीस्ट के वुडन आर्टिफैक्ट को देखकर डैन यू वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, अंकल वांग लिन आखिर ये किस तरह का बीस्ट है? ये देखने से तो टर्टल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि इसे बाकी टर्टल से खास बना रहा है। अब डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ उसका एक बार इस एंशिएंट बीस्ट के साथ मुकाबला हुआ था और अपनी उसी मेमोरी को याद करते हुए वांग लिन ने यहाँ पे इस बीस्ट वुडन आर्टिफैक्ट को बनाया था। खैर ये सब याद करके वांग लिन भी वहाँ पे डैन यू को बताता है कि ये कोई मामूली टर्टल नहीं है बल्कि ये एंशिएंट बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है। वांग लिन की ये बात सुनकर तो डैन यू वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। असल में डैन यू हमेशा वांग लिन से इन अजीब से बीस्ट के बारे में सवाल करता रहता था और जब वांग लिन उन्हें उन बीस्ट के बारे में बताता था तो उनके बारे में जानकर डैन यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाया करता था। इसलिए अब डैन यू को धीरे धीरे इन बीस्ट के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से 8 महीने गुजर जाते हैं और इन 8 महीनों में वांग लिन के सिर्फ 2 ही काम थे, एक बीस्ट वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाना और दूसरा डैन यू के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और इन 8 महीनों में डैन यू वांग लिन के इतने ज्यादा क्लोज आ चुका था कि अब तो वो बड़ा होकर वांग लिन की तरह एक वुडन आर्टिफैक्ट बनना चाहता था। और ये फैसला करने के बाद वो जल्दी से अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें अपना फैसला भी सुना देता है कि वो बड़ा होकर अंकल वांग लिन की तरह बनेगा। और वांग लिन जो कि अपनी शॉप में ही बैठा हुआ ये सब देख रहा था और डैन यू की ये बातें सुनकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद देखते ही देखते वांग लिन को वहाँ पे 1 साल से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है और इस 1 साल के समय में वांग लिन ने काफी सारे वुडन आर्टिफैक्ट्स को बना दिया था। पर इस सब के बावजूद भी वांग लिन अभी तक भी सही से हेवन पावर को नहीं समझ पाया था, इसलिए वांग लिन और ज्यादा मेहनत करने का डिसाइड करता है। लेकिन इस सब के साथ साथ हर रात वांग लिन ने अपने किलिंग इंटेंट ऑरा को उन स्टोन्स के अंदर डाला करता था ताकि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारी इवल एनर्जी खत्म हो सके। खैर उसके बाद वांग लिन अपने बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स को पब्लिक के लिए पेश करने का डिसाइड करता है, इसलिए अगले दिन से ही वांग लिन ने अपनी दुकान को ऑफिशियली तौर पर खोल दिया था। और पहले ही दिन वांग लिन की दुकान में काफी ज्यादा रश लग जाता है। लेकिन भले ही दुकान में बहुत ज्यादा रश था पर उनमें से कोई भी उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को खरीद नहीं रहा था क्योंकि उन लोगों को उन वुडन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता ही कहा था कि ये सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा खास हैं। और डैन यू को भी ये बात वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि आखिर ये बेवकूफ लोग इतने ज्यादा खास वुडन आर्टिफैक्ट्स को खरीद क्यों नहीं रहे हैं। हालांकि वांग लिन को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस इन सारे मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को पीसफुली गुजार रहा था क्योंकि ये समय वाकई उसके लिए काफी ज्यादा सुकून वाला था जैसे वो अपनी लाइफ में हमेशा से मिस किया करता था। लेकिन इसी बीच डैन यू को वहाँ पे एक आइडिया आता है। असल में आज उसका अंकल जेंगजू उनकी फैमिली से मिलने के लिए आया हुआ था पर डैन यू तो अपने अंकल को जबरदस्ती वहाँ पे वांग लिन की दुकान के अंदर ले आता है और वांग लिन की दुकान में लाने के बाद वो अपने अंकल को वांग लिन के बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने अंकल के सामने वांग लिन की बहुत ज्यादा तारीफें भी किए जा रहा था। और इसी बीच जू जेंग की नजर वहाँ पे उसी ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि जू जेंग को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब जू जेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे टच करने की कोशिश करता है तो उस ड्रैगन स्टैचू ने उसे वहाँ पे डराते हुए पीछे धकेल दिया था, जो देखकर डैन यू वहाँ पे हंसते हुए अपने अंकल से कहता है कि आप घबराइए मत, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जब भी इन स्टैचूज को टच करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भी इनके अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए तो मैं ज्यादातर इन वुडन आर्टिफैक्ट्स को टच ही नहीं करता। अब डैन यू की ये बात सुनकर जू जेंग वहाँ पे वांग लिन से इसके लिए माफी मांगता है, जिसपे वांग लिन भी वहाँ पे जवाब देते हुए उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर जू जेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए
हुए पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये किस तरह का वुडन आर्टिफैक्ट है? जिस पे वांग लिन की बजाय डैन यू उसे जवाब देते हुए बताता है कि ये एक एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट है जिसके अंदर गॉड लेवल की पावर्स मौजूद होती हैं और उसी एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट को ही अंकल वांग लिन ने इस वुडन आर्टिफैक्ट का रूप दिया है। अब डैन यू की ये बात सुनकर तो ज़ू ज़ेंग भी वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और उसे अब वो ड्रैगन का वुडन आर्टिफैक्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था। इसलिए ज़ू ज़ेंग वहाँ पे 10 गोल्ड कॉइन्स के अंदर उस ड्रैगन के बने हुए वुडन आर्टिफैक्ट को खरीद लेता है, जो देखकर तो डैन यू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली उसने वांग लिन का पहला आर्टिफैक्ट बिचवा ही दिया था। इवन उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को खरीद कर ज़ू ज़ेंग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वापस जाते हुए वहाँ पे अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद है ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऐसी नायाब चीज तो उन्होंने भी आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। और यही सब सोचते हुए ज़ू ज़ेंग वहाँ पे उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को लेकर क्राउन प्रिंस के मेंशन के बाहर आ गया था। और जब ज़ू ज़ेंग वहाँ पे क्राउन प्रिंस से मिलने की बात करता है तो क्राउन प्रिंस जो कि वहाँ पे लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वो ज़ू ज़ेंग को मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम कल आना, हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन ज़ू ज़ेंग तो अभी क्राउन प्रिंस को वहाँ पे वो ड्रैगन आर्टिफैक्ट दिखाना चाहता था, इसलिए ज़ू ज़ेंग वहाँ पे क्राउन प्रिंस के सामने उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट की तारीफें करने शुरू कर देता है। ज़ू ज़ेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि आखिरकार क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को देखने के लिए मजबूर हो गया था, इसलिए वो जल्दी से ज़ू ज़ेंग से मिलने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ क्राउन प्रिंस वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। असल में तो क्राउन प्रिंस ज़ू ज़ेंग को मजा चखाने के लिए बाहर आया था, लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसका सारा गुस्सा वहाँ पे शांत हो गया था, क्योंकि क्राउन प्रिंस ने वहाँ पे उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिसके साथ ही क्राउन प्रिंस को वहाँ पे समझ आ जाती है कि ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा खास है। वो जल्दी से अपना इरादा बदलते हुए वहाँ पे ज़ू ज़ेंग की तारीफ करते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छे, ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। और ये कहकर क्राउन प्रिंस ज़ू ज़ेंग को वहाँ पे अपने साथ अपने फादर के पास चलने के लिए कहता है, जो कि खुद एम्परर थे। असल में क्राउन प्रिंस अपने फादर को भी ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट दिखाना चाहता था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें साउथर्न किंगडम के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेंशन के अंदर देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई जश्न चल रहा हो। असल में आज एम्परर से मिलने के लिए उसके काफी सारे साथी भी आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम झाओ की था, जो कि बायून सेट का मास्टर भी था। और उसके साथ साथ बायून सेट के एक और भी मास्टर आया हुआ था, जो कि बस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे था, जबकि झाओ की तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसी बीच क्राउन प्रिंस भी ज़ू ज़ेंग को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है और एम्परर तो क्राउन प्रिंस को देखते ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और क्राउन प्रिंस भी जल्दी से वहाँ पे उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे अपने फादर को दिखाता है, जिसे देखकर एम्परर को तो वहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स उस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट की खासियत को पहचान गए थे, जिसके चलते वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब एम्परर वहाँ पे उन दोनों इमोर्टल मास्टर से इस बारे में सवाल करते हुए पूछते हैं तो मास्टर झाओ की एम्परर को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि मुझे लगता है इस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट को किसी बहुत ही ज्यादा खास कल्टीवेटर ने बनाया है, और साथ ही साथ इस ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि इसे जिस किसी ने भी बनाया होगा उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होगा। मास्टर झाओ की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठा हुआ दूसरा मास्टर, जिसका नाम वांग की था, वो भी मास्टर झाओ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसी कुछ खास चीज तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने ऐसी चीजों के बारे में बस एंशिएंट बुक के अंदर ही पढ़ा था। यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं ऐसी किसी चीज को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। अब उन दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स की ये बातें सुनकर एम्परर भी वहाँ पे समझ जाता है कि ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट वाकई एक बहुत ज्यादा खास टायर है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे खुश होते हुए क्राउन प्रिंस को वहाँ पे काफी सारा सोना और चांदी देने की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। अब अपने पिता से इतना बड़ा इनाम पाकर तो क्राउन प्रिंस की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी मास्टर वांग की वहाँ पे क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको ये ड्रैगन वुडन आर्टिफैक्ट मिला कहाँ से, जिसपे ज़ू ज़ेंग भी उन्हें वहाँ पे वांग लिन की लोकेशन बता देता है। उसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स वांग लिन की दुकान में चोरी करने के लिए पहुंच चुके थे, क्योंकि ये दुकान उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, जो देखकर तो वो दोनों इमोर्टल मास्टर्स भी वहाँ पे लालच में अंधे हो चुके थे। इसलिए वो वहाँ पे जितने ज्यादा हो सके उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को वहाँ पे अपने स्टोरी बैग के अंदर कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गलती से वहाँ पे एक वुडन आर्टिफैक्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नीचे गिर पाता उससे पहले ही वांग लिन ने जल्दी से टेलीपोर्ट होते हुए आकर उसे वहाँ पे पकड़ लिया था। और वांग लिन को अचानक ही वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर बेचारे उन दोनों इमोर्टल मास्टर्स की भी हवा वहाँ पे टाइट हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इन वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाने वाला एक नेशन सोरी एलम का कल्टीवेटर होगा। जबकि लिंगजू तो वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए कहता है, फाइनली आज काफी दिनों के बाद मुझे फाइट सीन देखने को मिलेगा, और अगर मास्टर इन दोनों को खत्म कर देते हैं तो आज तो मेरी पार्टी ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2-2 सोल्स खाने को मिलेंगी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन की आंखों में भी वही किलिंग ऑरा दिखने लगा था, जो देखकर तो बेचारे वो दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसलिए वो दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक कर
पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें थप्पड़ मारकर वहाँ पे पीछे की तरफ गिराते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम ये वुडन आर्टिफैक्ट्स ही खरीदने थे तो तुम आकर इनके बारे में मुझसे बात भी कर सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ही अब तुम लोगों को इन वुडन आर्टिफैक्ट्स की कीमत बता देता हूँ। अब तक तुम लोग काफी सारे वुडन आर्टिफैक्ट्स को अपने स्टोरी बैग के अंदर रख चुके हो जिनकी टोटल कीमत हुई 4500 गोल्डन कॉइन्स। अगर तुम मुझे ये कीमत दे देते हो तो तुम उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब वांग लिन की ये बात सुनकर वो दोनों ही इमोर्टल मास्टर जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगे थे, लेकिन वांग लिन को तो वहाँ पे सबसे कोई भी मतलब नहीं था। वांग लिन तो वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहता है कि मुझे बस मेरे पैसे लौटा दो और उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जिसपे वो दोनों ही मास्टर वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए वांग लिन से कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, फिलहाल के लिए हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। अब उन दोनों की ये बात सुनकर वांग लिन ने वहाँ पे खुद ही उनकी स्टोरी बैग से अपने वुडन आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जबकि लिंग जू को तो वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, प्लीज मास्टर इन्हें जिंदा मत छोड़िए, ये तो आपके यहाँ चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और आपके यहाँ जो चोरी करता है आप जानते ही हैं कि आप उन्हें क्या सजा देते हैं, इसलिए प्लीज आप इन दोनों को भी मेरे लिए यहाँ पे खत्म कर दीजिए। लेकिन अब वांग लिन पुराने वाला वांग लिन कहा रहा था, वो अब लोगों को माफ करना सीख चुका था, इसलिए वो उन दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स को माफ करते हुए उन्हें अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। जो देखकर तो उन दोनों ही इमोर्टल मास्टर्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वांग लिन आज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो दोनों खुशी के मारे जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू ज़ेंग एम्परर की तरफ से काफी सारे गोल्डन बार्स लेकर वहाँ पे वांग लिन के पास आया हुआ था, क्योंकि एम्परर को वांग लिन के बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे, इसलिए उन्होंने गिफ्ट के तौर पर वांग लिन के लिए ये सब भेजा था। हालांकि वैसे तो वांग लिन को इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी क्योंकि वांग लिन एक मोटल की जिंदगी गुजार रहा था तो इसलिए वो भी वहाँ पे उन गोल्डन बार्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें न्यू ईयर वाली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और डैन्यू भी अंकल वांग लिन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उनकी दुकान के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ वांग लिन तो आज भी उन्हीं वुडन आर्टिफैक्ट्स को ही बनाने में लगा हुआ था। पर आज वांग लिन जिन आर्टिफैक्ट्स को बना रहा था वो पहले से थोड़े अलग दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये सभी की सभी वांग फैमिली के मेंबर्स थे जिन्हें वांग लिन ने अपने माता पिता के साथ खोया था, और उन्हीं को याद करते हुए आज वांग लिन यहाँ पे उनके स्टैचूज को बना रहा था। और ये सब देखकर बेचारे डैन्यू को वहाँ पे वांग लिन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। डैन्यू को लगता है कि शायद अंकल वांग लिन अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, इसलिए डैन्यू अंकल वांग लिन का ध्यान भटकाने के लिए उनसे कहता है, अंकल वांग लिन आखिर आप मास्टर लू की बेटी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? वो तो अपनी बेटी की शादी भी आपसे करवाने के लिए तैयार है। शादी करने के बाद आपकी भी एक फैमिली होगी, और जब आपके पास अपनी फैमिली होगी तो आपको इस तरह से उदास भी नहीं रहना पड़ेगा। अब डैन्यू की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे बताता है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, एक लड़की है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, जो कि न जाने पिछले कितने ही सालों से मेरा इंतजार कर रही होगी। असल में वांग लिन यहाँ पे ली मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था, जो कि अभी तक भी वांग लिन का इंतजार करते हुए यूनियन सेक्ट में ही मौजूद थी। और वांग लिन आज यहाँ पे मूवमेंट को याद करते हुए कहता है कि भले ही आज मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन बहुत जल्द मैं उससे मिलने के लिए जाने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बीवी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अब वांग लिन की ये बात सुनकर डैन्यू की नजर भी वहाँ पे मूवमेंट के स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जैसे डैन्यू वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन के बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स को देखकर एम्पर उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, इसलिए एम्पर ने ज़ू ज़ेंग के हाथों से वांग के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी भिजवाया था, जिसमें काफी सारी गोल्ड की ब्रिक्स थी। हालांकि वांग लिन को इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वांग लिन एक मोटल की जिंदगी गुजारने वाला था तो इसलिए उसने भी खुशी खुशी एम्पर के उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चाइनीज हैप्पी न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया था, जिससे डैन्यू वांग लिन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसकी शॉप पे भी पहुंच चुका था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी मोटल सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर को अपनी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे को खाना और वाइन ऑफर कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपनी शॉप से बाहर आ जाता है, जो कि उन सभी लोगों की खुशी में ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी वांग लिन की नजर वहाँ पे डैन्यू के पिता के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपने घर को ताला लगा रहे थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपने हाथ में
में कुछ खाना भी पकड़ा हुआ था। असल में वो ये खाना वांग लिन के लिए ही लेकर जा रहे थे, लेकिन जब डैन यू की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो वो अपने पिता को छोड़कर अकेले ही वहाँ पे भागते हुए वांग लिन के पास आ गया था और उसे जल्दी से वहाँ पे हक करते हुए हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, अंकल वांग लिन, आप अपनी दुकान से बाहर क्या कर रहे हैं? क्या आपको पहले से ही पता चल गया था कि हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या इसीलिए आप हमारा स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं? डैन यू की सारी बातें सुनकर वांग लिन भी उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। और ये कहते हुए वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर जेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे वांग लिन के लिए खाना लेकर उसी की तरफ ही आ रहे थे। और जब वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर जेंग के ऊपर पड़ती है तो ब्रदर जेंग अचानक ही वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो वहाँ पे जल्दी से वांग लिन के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, ब्रदर वांग लिन, कहीं आप बिजी तो नहीं थे? असल में मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। जिसपे वांग लिन भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, प्लीज आप अंदर आइए। और ये कहकर वांग लिन अपनी दुकान के अंदर उनका स्वागत करता है। जिसके बाद वो तीनों ही वांग लिन की दुकान के अंदर आ जाते हैं, जहाँ दुकान के अंदर आते ही डैन यू तो हमेशा की तरह वांग लिन के बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स में ही खो गया था। और वांग लिन भी उसे वहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी अपने हर एक आर्टिफैक्ट के बारे में बता रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर जेंग के ऊपर भी थी, जो आज थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे। और ब्रदर जेंग को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि आज मैं पहली बार ब्रदर जेंग को इस तरह से परेशान देख रहा हूँ। आज से पहले वो जितनी बार भी मुझसे मिले हैं हंसी खुशी ही मिला करते थे। मुझे लगता है जरूर वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रदर जेंग ने वहाँ पे खाना निकालकर टेबल पे रख दिया था, जो देखकर वांग लिन और डैन यू भी वहाँ पे दोबारा टेबल के पास आ जाते हैं। और वांग लिन भी वहाँ पे अपने साथ साथ ब्रदर जेंग को भी बैठने के लिए बोल देता है। और वो खुद अपनी जगह पे बैठते हुए ब्रदर जेंग से कहता है कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। अब वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर जेंग वहाँ पे एक बार फिर से नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे वांग लिन से कुछ भी कह पाते उससे पहले ही उनकी नजर वहाँ पे डैन यू के ऊपर पड़ती है, जो कि पहले ही वहाँ पे खाना खाने जा रहा था। इसलिए वो डैन यू को डांटते हुए कहते हैं कि अभी थोड़ा सब्र करो, पहले मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात कर लेने दो। अपने पिता की ये बात सुनकर डैन यू वहाँ पे उनसे कहता है कि आखिर आप अंकल वांग लिन से बात करने से इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं? आप उन्हें सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि आपको कुछ पैसे उधार चाहिए और आज आप इसी सिलसिले में उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं? अब डैन यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उसके फादर को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से अपने बेटे को चुप करवाते हुए उससे कहते हैं, लिटिल बास्टर्ड, अपनी बकवास बंद करके बैठो। तुम क्या कहीं भी कोई भी बकवास शुरू कर देते हो? एक बार आज तुम घर चलो, मैं तुम्हें जाकर अच्छा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। अब अपने पिता की ये बात सुनकर डैन यू भी वहाँ पे अपने पिता को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा था। हालांकि अगर यहाँ पे हमारे फादर होते तो उन्होंने सबके सामने ही हमारी धुलाई कर देनी थी, लेकिन डैन यू तो डैन यू था, उसे वहाँ पे अपने पिता की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने पिता की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे कहता है कि आखिर आप इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हैं? अंकल वांग लिन तो आपके भाई की तरह है, लेकिन फिर भी अगर आपको अंकल वांग लिन से शर्म आ रही है तो मैं ही आपके बिहाफ पर उनसे बात कर लेता हूँ। और ये कहकर डैन यू वहाँ पे अंकल वांग लिन से कहता है, अंकल वांग लिन, असल में मेरी माँ हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और दुकान खरीदना चाहती हैं, पर अभी हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम लोग एक और दुकान को खरीद सके, इसलिए हम लोगों को आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अब डैन यू की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे ब्रदर जेंग की तरफ देखता है, जिसपे ब्रदर जेंग भी थोड़ा नर्वस होते हुए वांग लिन से कहते हैं, ब्रदर वांग लिन, डैन यू बिल्कुल ठीक कह रहा है। असल में आपकी भाभी हमारी बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें एक और दुकान की जरूरत पड़ेगी, पर अभी हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम एक और दुकान को अफोर्ड कर सकें। इसलिए हम लोगों ने अपने साथ वाली शॉप को ही रेंट पे लेने का डिसाइड किया है, पर फिर भी हमारे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ब्रदर जेंग की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे सीधा सीधा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आपको कितने पैसे चाहिए? जिसपे ब्रदर जेंग वांग लिन से कहता है कि वो दुकान बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें एडवांस में ही उसका 2 साल का किराया देना होगा, और आप अगर मुझे 50 सिल्वर टेल्स दे देते हैं तो हम लोग इजीली उस दुकान का किराया दे पाएंगे। 50 सिल्वर टेल्स का नाम सुनकर वांग लिन थोड़ा गौर से वहाँ पे ब्रदर जेंग की तरफ देखता है, जो देखकर बेचारे ब्रदर जेंग को ऐसा लगता है कि शायद ये वांग लिन के लिए भी कीमत बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसलिए ब्रदर जेंग वहाँ पे 50 से 30 सिल्वर टेल्स पे आ जाते हैं, जो सुनकर डैन यू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने पिता से कहता है, लेकिन माँ ने तो आपसे 80 सिल्वर टेल्स लाने के लिए बोला था और आप हो के आप 50 के बजाय भी 30 सिल्वर टेल्स का बोल रहे हैं। अब डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी जगह पे खड़े होते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर डैन यू भी अपना खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसके लिए वहाँ पे और ज्यादा भूखा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। खैर थोड़ी देर बाद ही वांग लिन वहाँ पे अपने साथ गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा ले आता है, जिसे देखकर तो ब्रदर जेंग के साथ साथ डैन यू की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। और ब्रदर जेंग जल्दी से वांग लिन को मना करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इतने ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता, मुझे बस आप 30 सिल्वर टेल्स ही दे दीजिए, वही मेरे लिए काफी होंगे। जबकि डैन यू तो अभी तक भी वहाँ पे उसे गोल्ड के टुकड़े को ही देखे जा रहा था। और तभी वांग लिन वहाँ पे ब्रदर जेंग से कहता है कि ये पैसे मैं आपको उधार नहीं दे रहा, बल्कि ये तो डैन यू का न्यू ईयर गिफ्ट है, और उसी के साथ साथ इसके अंदर से आप
मेरी ड्रिंक के भी पैसे काट सकते हैं, क्योंकि आज से आपको हर रोज मुझे अपने हाथों से बनी हुई टेस्टी वाइन पिलानी होगी। तो इसलिए इन पैसों को आप 10 साल के एडवांस समझ कर रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि 10 साल के लिए पैसे काफी रहेंगे। अब वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ब्रदर जेंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पे उनकी मदद भी कर दी थी और उनके ऊपर कोई एहसान भी नहीं जताया था, जो देखकर तो डैन यू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो वहाँ पे एक्साइटेड होकर उछल कूद करते हुए वांग लिन का शुक्रिया अदा करने लगा था, और उसी के साथ वो वहाँ पे खुश होते हुए वांग लिन से कहता है कि ये मेरा अब तक की लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। अब डैन यू को वहाँ पे इस तरह से खुश होते हुए देखकर वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि ब्रदर जेंग को तो अभी तक भी वहाँ पे अपने बेटे डैन यू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसे वहाँ पे वांग लिन के सामने कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वो उसे वहाँ पे इग्नोर ही करते हैं, और वो खुद जल्दी से आगे बढ़कर वांग लिन के शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पे उनके सामने झुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग लिन ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे अपने सामने झुकने से रोक दिया था, और उसी के साथ साथ वांग लिन वहाँ पे उनसे कहता है कि आपको इस तरह से मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपनी वाइन के पैसे दिए हैं। अब वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर जेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से वाइन का गिलास उठाकर उसे वहाँ पे वांग लिन को देते हुए कहते हैं कि मैं आपको बस अगले 10 सालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ वाइन पिलाने के लिए तैयार हूँ। जिस पे डैन यू भी अपने पिता की तरह वांग लिन से कहता है, और मैं हर रोज अंकल वांग लिन को नया नया खाना खिलाया करूंगा। डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन के फेस पे एक बार फिर से स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो लोग हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए मजे से वाइन पीने लगे थे और बेहतरीन खाने का लुत्फ उठाने लगे थे। और खाना खाने के बाद वो दोनों ही बाप बेटा वांग लिन को अलविदा कहते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दिन के जाते ही आज वांग लिन को अपने अंदर एक बिल्कुल नया ही एहसास हो रहा था, एक ऐसा एहसास जो कि उसके लिए बिल्कुल नया था, जैसे वांग लिन भी सही से नहीं समझ पा रहा था। और तभी वांग लिन वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने अपने पिछले 400 सालों के किलिंग इंटेंट टोरा को इन क्रिस्टल्स के अंदर स्टोर करते हुए हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है, और अब अगर मुझे हेवन पावर को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए मुझे पूरी तरह से खुद को एक मोटल में ट्रांसफॉर्म करना होगा। और इसलिए वांग लिन वहाँ पे अपनी सारी कड़वी यादों को अपने दिल से निकालते हुए पूरी तरह से एक मोटल बन जाता है, और इसी तरह वहाँ पे एक मोटल की तरह जिंदगी गुजारते हुए उसे पूरे 6 साल गुजर चुके थे। आज पूरे 6 सालों बाद फिर वही न्यू ईयर का दिन था, और वांग लिन डैन यू के लिए कुछ कैंडीज खरीद कर उसके घर की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि आज वांग लिन की उनके घर पे दावत थी, और पिछले 6 सालों में वो लोग और भी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। इवन अब डैन यू के पेरेंट्स तो वांग लिन को अपने घर के एक सदस्य समझते थे, लेकिन पिछले 6 सालों से वांग लिन को इस तरह से एक मोटल की जिंदगी गुजारते हुए देखकर लिंगजू को वहाँ पे अपने मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लिंगजू को ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से ही कहता है कि अगर आज फू जियान जिंदा होता तो वो मेरे मास्टर के इस रूप को देखकर ये कभी भी नहीं बोल सकता था कि यही वो वांग लिन है जिससे वो अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि वांग लिन आज बिल्कुल एक मोटल की तरह सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हुए ब्रदर जेंग के घर की तरफ जा रहा था, और डैन यू भी अपने अंकल वांग लिन का स्वागत करने के लिए अच्छी तरह से खाने की टेबल को सजा रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ उसे वांग लिन के लिए काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी। वो खुद से ही कहता है कि अंकल वांग लिन पिछले 7 सालों से हमारे साथ ही रह रहे हैं, और पिछली बार उन्होंने मुझे बताया था कि उनके माता पिता और उनकी एक वाइफ भी है, लेकिन पिछले 7 सालों में उनसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई एक बार भी नहीं आया। वो इस तरह से अकेले रह रहकर बहुत ही ज्यादा उदास हो चुके होंगे। और अभी डैन यू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जो कि उसके लिए कैंडी खरीद कर उसके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। और अपने अंकल वांग लिन को देखकर डैन यू वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जल्दी से भागते हुए सीधा खुद ही वांग लिन के पास चला जाता है, और उससे कहता है कि अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं आपको बुलाने के लिए आने ही वाला था। डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंडी उसके हाथ में पकड़ा देता है, जिसके लिए डैन यू भी वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो वहाँ पे वांग लिन का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर सीधा अपने घर के अंदर ही चला जाता है, जहाँ आज डैन यू की मदर ने वांग लिन के लिए काफी सारे अलग अलग खाने बनाए हुए थे, जिसे वो सभी लोग मिलकर खाते हुए अपने हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। और खाना खाने के दौरान ही ब्रदर जेंग अपने पास से पैसों की एक बोतली बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे वांग लिन की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये वो पैसे हैं जो मैंने आपसे उधार लिए थे, मैंने इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया है। ब्रदर जेंग की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये पैसे मैं वाइन के लिए दे रहा हूँ, और आप पिछले 6 सालों से लगातार मुझे वाइन पिलाते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको मुझे ये पैसे वापस लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वांग लिन उन पैसों को वहाँ पे वापस ब्रदर जेंग की तरफ सरका देता है। वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर जेंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ब्रदर वांग लिन तुम वाकई एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, अगर आज से 6 साल पहले तुमने हमारी मदद ना की होती तो हम लोग कभी भी इस मुकाम तक ना पहुँच पाते, इसलिए आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है, इसलिए प्लीज इन पैसों को लेने से मना मत करो, ये मेरा प्यार है जिसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वापस लौटाना चाहते हैं। और ये कहकर ब्रदर जेंग जबरदस्ती वो पैसे वहाँ पे वांग लिन को थमा देते हैं, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन का शुक्रिया अदा भी करते हैं उनकी फैमिली की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। लेकिन जब फिर भी वांग लिन उन पैसों को नहीं उठाता तो डैन यू ने खुद वो पोटली उठाकर वांग लिन के हाथों में रख दी थी, और उसी
के साथ वो वहाँ पे स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है, अंकल वांगलिन, अब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए प्लीज अब आप ये पैसे अपने पास वापस रख लीजिए। अगर फ्यूचर में मुझे दोबारा इनकी जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपसे मांग लूंगा। अब डैनी यू की ये बात सुनकर वांगलिन के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे खाना खाते हुए अपने नए साल की शुरुआत करने लगे थे और देखते ही देखते वो रात वहाँ पे इसी तरह से गुजर जाती है, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और नए साल की शुरुआत करने के लिए सभी लोगों ने आज जल्दी अपनी दुकानें ओपन कर ली थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही पूरी मार्केट ओपन हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग अपने नए साल की शुरुआत अच्छे दिन से करना चाहते थे। और वांगलिन भी नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ था, जिसका वेटर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वांगलिन का स्वागत करता है। और क्योंकि वांगलिन पिछले 7 सालों से यहाँ पे रह रहा था, तो इसलिए ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर उसे हर कोई ही जानता था और सभी लोग वांगलिन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि वांगलिन हमेशा ही लोगों की मदद किया करता था। और ऊपर से वो वेटर वांगलिन को बहुत ही अच्छा खाना ला कर देता है, जहाँ रेस्टोरेंट का ओनर खुद भी वहाँ पे वांगलिन से मिलने के लिए आता है और वो भी वहाँ पे वांगलिन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे उससे कहता है कि आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ पे रेंट कलेक्ट करने के लिए नहीं आया, मैं तो बस हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया था। अब वांगलिन की ये बात सुनकर रेस्टोरेंट का ओनर भी वहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेता है और वो वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए वांगलिन को बताता है कि असल में आजकल बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझे रेंट देने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका रेंट बहुत ही जल्दी चुका दूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। अगर आपने पिछले साल मुझे 20 गोल्डन के टेल्स ना दिए होते तो अब तक मेरे इस रेस्टोरेंट के साथ साथ हमारा ये थिएटर भी बंद हो चुका होता, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं बिल्कुल रोड पे ही आ जाता। इसलिए मैं दिल से आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ और जितना ज्यादा जल्दी हो सके आपके पैसे भी वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अब रेस्टोरेंट के ओनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। पिछले 7 सालों में उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि जो पैसे उसके लिए बहुत ही मामूली बात हुआ करते थे, असल में वो पैसे इन मोटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, क्योंकि इनकी तो सारी लाइफ ही उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वही ओल्ड मैन है जिसकी आज से लगभग 7 साल पहले वांगलिन के साथ मुलाकात हुई थी, वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और वो वहाँ पे गाना गा रही लड़की की तारीफ करते हुए कहता है, ये खूबसूरत लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गा रही है, जो कि इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लगा रही है। उस ओल्ड मैन को देखते ही वांगलिन वहाँ पे पहचान जाता है कि ये वही ओल्ड मैन है जो कि आज से 7 साल पहले उससे मिला था। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के वेटर की नजर वहाँ पे उस बुड्ढे के ऊपर पड़ती है, तो वो कोशिश उसे वहाँ से भगाते हुए कहता है कि तुम जैसे भिखारी की हिम्मत कैसे हुई हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आने की, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन वो बुड्ढा वहाँ पे उस वेटर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस तरह से टच करने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हारे छूने की वजह से मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। पर अभी वो बुड्ढा वहाँ पे इसी तरह से बक कर ही रहा था कि तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे उसकी तरफ 2 सिक्के उछाल देता है, जिसे वो बुड्ढा भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उठा लेता है और रेस्टोरेंट का ओनर उससे कहता है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए इस शानदार दिन के मौके पर हमें इस तरह से परेशान मत करो और चुपचाप ये सिक्के उठाते हुए दफा हो जाओ यहाँ से। अब उन सिक्कों को उठाकर वो बुड्ढा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए वांगलिन की टेबल पर ही आकर बैठ जाता है और रेस्टोरेंट के ओनर के दिए हुए सिक्कों से ही रेस्टोरेंट के ओनर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरे लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आओ। हालांकि उस बुड्ढे की ये बात सुनकर उस वेटर को वहाँ पे उस बुड्ढे के ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वांगलिन उसे वहाँ पे शांत रहने के लिए कहता है और उसी के साथ साथ वांगलिन ने उसे वहाँ पे इशारे से चाय भी लाने को बोल दिया था। अब वांगलिन की ये बात सुनकर रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे उस बुड्ढे से कहता है कि अगर ब्रदर वांगलिन ना होते तो आज मैं तुम्हें धक्के देकर अपने इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता। और ये कहकर रेस्टोरेंट का ओनर अपने वेटर के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बुड्ढा वहाँ पे वांगलिन की तरफ देखते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जैसे ही उस बुड्ढे की नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर पड़ती है, तो उसे आज से 7 साल पहले का सीन याद आने लगा था, जहाँ आज से लगभग 7 साल पहले उसकी वांगलिन के साथ मुलाकात हुई थी और उसने वांगलिन को बेवकूफ बनाते हुए उसे खाना भी खाया था, क्योंकि उस समय उस बुड्ढे ने वांगलिन को लालच दी थी कि अगर वांगलिन उसे खाना खिलाता है तो वो वांगलिन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन खाना खाने के बाद वो वांगलिन को कोई भी जवाब दिए बगैर ही चुपचाप वहाँ से निकल गया था। और ये सब याद करके वो बुड्ढा वहाँ पे वांगलिन से कहता है, ओ तो ये तुम हो। वो सोल मास्टर की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे एक गिलास के अंदर वाइन को भरकर उसे ऑफर करते हुए कहता है, सीनियर आप पिछले 7 सालों से कहाँ पे थे, उस दिन के बाद से आप मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। वांगलिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे वांगलिन से कहता है, ओ तो तुमने खुद को पूरी तरह से एक मोटल बना लिया है। और ये कहकर जब वो ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन को चेक करता है, तो उसे वहाँ पे वांगलिन के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वांगलिन अब बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था। और उसी के साथ साथ उसने अपने किलिंग इंटेंट ऑरा को भी तो अपने अंदर ही छुपा दिया था, जिसके चलते अब वांगलिन को देखकर ये कोई भी नहीं बता सकता था कि वांगलिन एक इमोर्टल कल्टीवेटर है। और ये देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे वांगलिन की तारीफ करते हुए कहता है, वाकई ये मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से खुद को एक मोटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर भी वांगलिन की दी हुई वाइन को वहाँ पे पीने लगा था और वाइन
को पीने के बाद वो वहाँ पे उस वाइन की तारीफ करते हुए कहता है ये वाइन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में न जाने कितने ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को देखा है, पर उनमें से कोई भी ज्यादा समय तक पूरी तरह से खुद को मोटल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका। तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने खुद को पिछले 7 सालों से एक मोटल बना के रखा हुआ है। अब उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन अपने हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था, जहां पे आज पूरे 7 सालों बाद उसकी मुलाकात उसी ओल्ड मैन के साथ होती है जिसने आज से 7 साल पहले वांग लिन को बेवकूफ बनाया था। इवन वो बूढ़ा भी वांग लिन को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके मुताबिक आज तक कोई भी मोटल कल्टीवेटर इतने लंबे समय तक मोटल की जिंदगी नहीं गुजार पाया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी रेस्टोरेंट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बूढ़ा वांग लिन से कहता है कि तुमने पूरी तरह से खुद को एक मोटल में तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन तुम अभी तक भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं समझ पाए हो। आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सुनकर वांग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो उस बूढ़े से कहता है, लेकिन आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में तो आपने पिछली बार मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता क्या है, क्योंकि पिछली बार आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में बताने से पहले ही आप उस रेस्टोरेंट से रफू चक्कर हो गए थे। वांग लिन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे यार मैं भी तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे खुद भी सही से आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम सेम पिछली बार की तरह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर मुझे बेहतरीन खाना खिलाते हो तो हो सकता है मुझे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में दोबारा याद आ जाए, क्योंकि बेहतरीन खाना खाने से मेरी मेमोरी तेज होती है। इसलिए अगर तुम आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे बेहतरीन खाना खिलाना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो ये मुझे यहाँ पे एक बार फिर से बेवकूफ बनाना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता इसे खुद भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ भी पता होगा, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे इस बुड्ढे के ऊपर अपना टाइम और पैसे जाया नहीं करने चाहिए। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे से कहता है कि आप इसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर अपना खाना और वाइन एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपने मन में ही कहता है, ये तो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इवन इस बार ये मेरी बातों में भी नहीं आया, जिसका मतलब है कि इसके अंदर का लालच भी खत्म हो चुका होगा, इसलिए मेरे ख्याल से अब इसे सब कुछ बताने का समय आ चुका है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वांग लिन को ही देखते हैं, जो कि उस रेस्टोरेंट से होता वो सीधा अपनी शॉप पे आ गया था। लेकिन जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी शॉप के अंदर एंटर करता है तो तभी उसे एहसास होता है कि वो ओल्ड मैन भी उसे फॉलो करते हुए उसकी शॉप में ही आ चुका है। और उस ओल्ड मैन को वहाँ पे इस तरह से अपनी दुकान में देखकर वांग लिन को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होती। वही वो ओल्ड मैन वांग लिन की दुकान को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे कहता है, ओ तो यही वो जगह है जहाँ पे तुम आप मोटल वाली जिंदगी गुजार रहे हो। और ये कहते कहते ही उस बुड्ढे की नजर वहाँ पे वुडन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो भी वहाँ पे हैरान हुए बगैर नहीं रह पाता। और वो बुड्ढा वहाँ पे हर एक बीस्ट को देखते हुए उनके नाम भी लेता जा रहा था, जिसका मतलब था कि वो बुड्ढा उन सभी बीस्ट के बारे में पहले से ही जानता था। और तभी वो बुड्ढा वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि ये सभी की सभी डिमोनिक बीस्ट तो डेविल सी के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि जरूर तुम डेविल सी के अंदर भी जा चुके होगे और वहाँ पे इन सभी डिमोनिक बीस्ट के साथ तुम्हारा मुकाबला भी हुआ होगा, क्योंकि तुमने जितनी बारीकी से इन सभी को बनाया है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इन सभी डिमोनिक बीस्ट को कितने करीब से जानते हो। और अगर डेविल सी के अंदर तुम्हारा इन डिमोनिक बीस्ट के साथ सामना हुआ होगा तो यकीनन तुमने इन सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म भी किया होगा। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और ये सब कहते कहते ही अचानक ही वो बूढ़ा वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, लड़के क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उसे अपना नाम बता देता है। और जब वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे को अपना नाम बताता है तो उस बुड्ढे ने भी अचानक ही वहाँ पे वांग लिन के सामने अपने पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो बुड्ढा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। हालांकि उस ओल्ड मैन ने अपनी स्पिरिचुअल पास को रिलीज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे उसके कल्टीवेशन लेवल को चेक नहीं कर पा रहा था। और ये बात वहाँ पे वांग लिन को हैरान करने के लिए काफी थी। इस बात से वांग लिन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये ओल्ड मैन कोई मामूली इंसान नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा, जिसका
इसका मतलब है कि ये ओल्ड मैन ऑलरेडी एक गॉड बन चुका है, क्योंकि अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में होता तो मैं इजीली इसके कल्टीवेशन लेवल को देख सकता था। लेकिन अभी वंग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी और उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ने वहाँ पे अब वंग लिन को भी अपने घेरे के अंदर ले लिया था। जो देखकर वंग लिन वहाँ पे उस सीनियर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, सीनियर प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो आपकी ये पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे मेरे पूरे घर को तबाह कर देगी, क्योंकि ये किसी इमोर्टल का नहीं बल्कि एक मामूली से मोर्टल का घर है जो कि यहाँ पे ज्यादा देर तक ऐसी पावरफुल इमोर्टल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वंग लिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे स्माइल करते हुए वंग लिन से कहता है, बच्चे अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो मैं तुम्हें अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन भी दिखाने वाला हूँ और फिक्र मत करो, इस सब से तुम्हारे इस घर को कुछ भी नहीं होने वाला। और ऊपर से मैं इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब ये कहकर तो उस ओल्ड मैन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था और एक टाइम पे तो आकर उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसने वहाँ पे वंग लिन के घर के साथ साथ बाकी आसपास के सभी घरों को भी अपनी चपेट में लेते हुए उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया था। इवन अब तो वंग लिन को भी वहाँ पे उस स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे बचने के लिए वंग लिन जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है। हालांकि वंग लिन का ये प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ज्यादा देर उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता और देखते ही देखते उसका वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वंग लिन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगा था और वंग लिन वहाँ पे अपनी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगा था। लेकिन अगले ही लम्हे वहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है और कुछ ही लम्हों में वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। असल में यही तो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए पावर से पावरफुल ओपोनेंट के सामने भी एक इल्यूजन को क्रिएट किया जा सकता था और उस इल्यूजन के अंदर उसे हराया भी जा सकता था। यही थी उस ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग रियल आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर। जबकि वंग लिन तो वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। हालांकि थोड़ी देर पहले तक उसे अपनी बॉडी के अंदर रियल पेन हो रहा था, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और वंग लिन को वहाँ पे इस तरह से हैरान देखकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे स्माइल करते हुए वंग लिन से कहता है, यही है वो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और इसी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर की मदद से ही मुझे गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिला था। गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होता है। अगर तुम भी मेरी तरह मेहनत करते हुए इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम नेशन सोल रियलम से ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत ही जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वंग लिन, जो कि वहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, वो उस ओल्ड मैन को अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा था कि आप बस मुझे बेवकूफ बनाते हुए मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मेरा सामना काफी सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ हुआ है, लेकिन उनसे भी मैंने इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में नहीं सुना था। इसलिए मुझे लगा था कि ये बस एक मनगढ़ंत चीज होगी जिसे आपने खुद से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया होगा। वंग लिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि असल में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो हर एक कल्टीवेटर के पास होता है। इवन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से लेकर गॉड रियलम तक पहुंचने के लिए यही हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। बस जरूरत होती है तो इसे समझने की, जिसे ज्यादातर कल्टीवेटर्स अवॉइड कर देते हैं। और ऊपर से तुम जिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की बात कर रहे हो उन्हें जरूर से इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में पता होगा, क्योंकि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बगैर सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू किया ही नहीं जा सकता। और उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स का मुकाबला करते हुए तुम्हें उनके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में इसलिए पता नहीं चला होगा क्योंकि हर एक कल्टीवेटर जो कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में जानता है वो उसे अपनी किलिंग मूव के अंदर छुपा के रखता है ताकि कोई भी दूसरा कल्टीवेटर उसे देख ना सके। वैसे तो अगर कोई नेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर खुद से इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने की कोशिश करे तो उसे इसमें हजारों साल लग सकते हैं, पर अगर कोई कल्टीवेटर जो कि ऑलरेडी गॉड रियलम को अचीव कर चुका है वो अगर चाहे तो वो इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकता है, जिसके चलते उस जूनियर को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसी के साथ साथ वो बहुत ही जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? अगर तुम वाकई सच्चे मन से मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वंग लिन वहाँ पे आगे बढ़कर उस ओल्ड मैन से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप मेरी ही मदद क्यों करना चाहते हैं? अब वंग लिन के इस सवाल का जवाब वहाँ पे उस ओल्ड मैन के पास भी नहीं था, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे वंग लिन के स्टैचूज को देखते हुए वंग लिन से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे बनाए हुए ये वुडन आर्टिफैक्ट्स वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वंग लिन भी वहाँ पे समझ जाता है कि या तो ये ओल्ड मैन उसे इस सब के बारे में बताना नहीं चाहता या फिर खुद उस ओल्ड मैन के पास भी इस बारे में कोई जवाब नहीं है। और ये सोच
सुनकर वांग लिन वहाँ पे उस ओल्ड मैन से कहता है कि अगर आपको मेरे बनाए हुए ये वुडन आर्टिफैक्ट्स इतनी ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप ये सारे के सारे अपने पास रख सकते हैं। वांग लिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए वांग लिन से कहता है कि मैं भला तुम्हारे बनाए हुए इन लो लेवल के वुडन आर्टिफैक्ट्स का क्या ही करूंगा, और ऊपर से अभी तक इनमें से आधे से ज्यादा तो पूरे भी नहीं हुए। मुझे तुम्हारे इन वुडन आर्टिफैक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी स्किल्स की तारीफ कर रहा था कि तुमने वाकई इन सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स को बहुत ही बारीकी से बनाया है। और अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मेरे ही वुडन आर्टिफैक्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि तुम मेरे इस हैंडसम फेस को देखकर समझ ही गए होगे कि मैं किसी हीरो से कम नहीं दिखता। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ही हैंडसम फेस का वुडन आर्टिफैक्ट बना सकते हो, और हाँ अगर हो सके तो उसके ऊपर मेरा प्यारा सा नाम भी लिख देना, मेरा नाम है शेनवू। क्या कहते हो, है ना ये डील कमाल की? और तुम्हें तो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए जो तुम्हें मेरे जैसे एक हैंडसम मैन का वुडन आर्टिफैक्ट बनाने का मौका मिल रहा है। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे स्माइल के साथ उन्हें जवाब देते हुए बताता है कि हाँ मुझे आपकी ये डील मंजूर है, लेकिन अफसोस अभी मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि मैं आप जैसे एक महान कल्टीवेटर का स्टैचू बना सकूं। इसलिए आपको अपने स्टैचू के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। एक बार मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, उसके बाद मैं सबसे पहला काम आपका वुडन आर्टिफैक्ट बनाने का ही करूंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे उससे कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तुम वाकई अभी इस लेवल पे होते हुए मेरे जैसे एक महान मास्टर का पुतला नहीं बना सकते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। जब तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे तो तुम्हें मेरे लिए एक नहीं बल्कि 12 पुतले बनाने होंगे, बल्कि 12 भी नहीं पूरे 100 पुतले बनाने होंगे। और याद रखना हर एक वुडन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होना चाहिए, क्योंकि मैं उन सभी की सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स को तोहफे के तौर पर अपनी सभी बीवियों को गिफ्ट देने वाला हूँ। अब पहले तो मुझे शक था, लेकिन उस बुड्ढे की ये बात सुनकर मुझे पूरे यकीन हो गया है कि ये पक्का एक नंबर का ठरकी है। और तभी मास्टर शेनवू वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि चलो इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए सबसे पहले हमें कहीं जाना होगा। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है सीनियर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं, जिसपे मास्टर शेनवू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में काफी कुछ समझना होगा, जो कि तुम्हारी इस शॉप में तो होने से रहा। और ये कहकर मास्टर शेनवू अचानक ही वहाँ पे वांग लिन को पकड़ते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ा देता है। और मास्टर शेनवू का ये कदम भी इतना ज्यादा बड़ा था कि अपने इस एक कदम के साथ ही मास्टर शेनवू ने वहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा मील का फासला तय कर लिया था, जो देखकर तो वांग लिन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर भला कोई कल्टीवेटर अपने एक कदम के साथ ही 1 लाख मील का फासला कैसे तय कर सकता है? ऐसा कुछ तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस की मदद से भी नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे तो अभी तक भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। और ऊपर से इसने 1 लाख मील का फासला सिर्फ अकेले ही तय नहीं किया, बल्कि ये मुझे भी अपने साथ ले आया। अगर ये अकेला होता तो फिर ये कितने लाखों मील का फासला तय करता? ये सब सोचकर ही वांग लिन का दिमाग वहाँ पे घूम गया था, और वह हैरानगी के मारे वहाँ पे मास्टर शेनवू को ही देखने लगा था, जहाँ मास्टर शेनवू बुरा समूह बनाते हुए कहता है कितने अफसोस की बात है कि मैं अपने सिर्फ एक कदम के साथ सिर्फ 1 लाख मील का ही फासला तय कर पाया हूँ। मुझे लगता है मैं वाकई धीरे धीरे बुरा हो रहा हूँ। अब मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर तो वांग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि मास्टर शेनवू को तो वहाँ पे 1 लाख मील का भी फासला कम लग रहा था। और ये देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में ही कहता है कि आखिर इसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। वहीं वांग लिन को वहाँ पे खुद को इस तरह से घूरते हुए देखकर मास्टर शेनवू वहाँ पे वांग लिन से कहता है क्या बाकी तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से मुझे घूर क्या रहे हो? क्या तुमने आज से पहले कोई हैंडसम मैन नहीं देखा, या फिर तुम मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को देखकर इतने ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हो? क्या तुमने आज से पहले इस तरह से टेलीपोर्ट नहीं किया? जिसपे वांग लिन नाम अपना सारे हिला देता है, जो देखकर मास्टर शेनवू उससे कहता है अफसोस तुम मुझे मेरे बुढ़ापे में मिले हो। अगर तुम मुझे मेरे प्राइम में मिले होते तो तब तुम्हें मेरे पाउस को देखना चाहिए था। उस समय तो मैं अपने एक एक कदम के साथ लाखों मील का फासला ऐसे ही तय कर लिया करता था। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे उनसे कहता है कि सीनियर मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है। मैंने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर नहीं देखा, जो कि अपने एक कदम के साथ ही 1 लाख मील का फासला तय कर लेता हो। अब तो वाकई मैं आपको एडमायर करने लगा हूँ। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे मास्टर शेनवू को एक बार फिर से ग्रीट भी करता है। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू उससे कहता है क्या अगर तारीफ करना हो क्या हो तो क्या हम लोग काम की बात कर सकते हैं? अपने सामने देखो, अभी हम लोग बायोन सेट के सामने खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बायोन सेट को पूरी तरह से तबाह कर दो। अब ये सुनकर वांग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, लेकिन वो इस बारे में मास्टर शेनवू से कोई सवाल नहीं पूछता। उसे तो बस वहाँ पे एक ही बात की फिक्र थी कि अगर मैं सीधा सीधा बायोन सेट के ऊपर हमला करता हूँ तो उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा, और उसके बाद वो पूरी तरह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब वांग लिन की ये परेशानी सुनकर मास्टर शेनवू जल्दी से वहाँ पे अपने पास से 2 स्ट्रॉ हेड्स को बाहर निकालता है, जो कि किसी एंशिएंट ट्रायल से कम नहीं थे। और उनमें से एक स्ट्रॉ हेड मास्टर शेनवू वांग लिन को देते हुए कहता है कि इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद कोई भी तुम्हारा फेस नहीं देख पाएगा, और उसके बाद तुम्हें इस बात की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी कि बायोन सेट तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान लेगा, और सिर्फ वही लोग तुम्हारे फेस को देख पाएंगे जो कि तुमसे 2 लेवल ऊपर होंगे। और इसी बीच हम देखते हैं कि
मास्टर शेनवू ने भी वहाँ पे उस स्ट्रॉ हैट को पहन लिया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे मास्टर शेनवू की कल्टीवेशन लेवल को चेक करने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनके फेस को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। और इस बात से वांग लिन को वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि मास्टर शेनवू कल्टीवेशन लेवल के मुकाबले में उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इसके पास ये एशियन ट्रेजर आया कहाँ से। और ये कहते हुए वांग लिन भी वहाँ पे स्ट्रॉ हैट को पहन लेता है, जो देखकर मास्टर शेनवू ने जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी एमरल्ड सोल बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसने बाई रात साथ ही वहाँ पे अपनी जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बायून सेट के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस मार्शल सोल बॉडी के एक अटैक के साथ ही बायून सेट का लगाया हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए कहता है कि मास्टर शेनवू ने तो यहाँ पे बहुत ही इजीली एक लेवल 4 की फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर मास्टर शेनवू रियल में कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसके बारे में तो अब अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस फॉर्मेशन के नीचे से वो दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है, जैसे मास्टर शेनवू ने वहाँ पे अपने सिर्फ 2 फिंगर्स का ही इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। लेकिन इस खतरनाक अटैक को झेलने के बाद मास्टर शेनवू की सोल बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी थी, जो देखकर मास्टर शेनवू वहाँ पे अपनी सोल बॉडी को गाली देते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकले, तुम्हें बनाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा सोल एनर्जी दी और तुम हो के तुम यहाँ पे एक ही अटैक में ढेर हो गए। लेकिन मास्टर शेनवू कैसे कहने तक कि वो सोल बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर बायून सेट के सभी एल्डर्स और मास्टर्स वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांग लिन और मास्टर शेनवू के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और एक साथ वहाँ पे इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वांग लिन भी थोड़ा सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि ये सभी लोग तो तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे लगता है इन सभी को ठिकाने लगाने में मुझे काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि इनमें से 30 से ज्यादा लोग तो नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर्स हैं और इनका सेक्ट लीडर तो मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। पर चलो अच्छा है कि ये सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है, इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पे मेरा चेहरा नहीं देख सकता। असल में वो सेक्ट लीडर था ही नहीं, बल्कि वो बायून सेट के ग्रेट एल्डर था, जिसका नाम एल्डर बूजेन था। और वो ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था। एल्डर बूजेन वहाँ पे गुस्से से वांग लिन और मास्टर शेनवू से कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम दोनों ने इस तरह से हमारे बायून सेट के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक क्यों किया। अगर तुम लोगों ने इसके बारे में कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को यहाँ पे खत्म करना होगा। एल्डर बूजेन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू वहाँ पे एक चेयर के ऊपर बैठते हुए उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि इस लड़के ने किया है, और तुम्हें जो कुछ भी पूछना है सीधा इस लड़के से ही पूछो। मैं तो बस एक मामूली सा चोर हूँ, असल में तो सारा प्लान इसी लड़के का था। ये मुझे पैसे देकर मुझे अपने साथ ले आया था। मास्टर शेनवू ने तो यहाँ पे बहुत ही चालाकी से वांग लिन को पूरी तरह से फंसा दिया था। और ऊपर से मास्टर शेनवू की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर बूजेन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।